नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और डायरेक्टर ऑफ देशमुख बायो इंस्टीट्यूट नांदेड़ और देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन विच डिपेंड ऑन द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और जो टॉपिक हमने 2 लेक्चर में कवर किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके आधार पर ही इन्हीं क्वेश्चन को हमने बनाया है। तो आइए देखते पूरा इस क्वेश्चन को और लेक्चर ध्यान से सुनते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको नेसेसरी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज़ करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनिमल डेवलपमेंट कंपेयर टू द प्लांट डेवलपमेंट इन दैट। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल डेवलपमेंट एंड प्लांट डेवलपमेंट। एनिमल का एंड प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है उनमें एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्लांट सेल्स बट नॉट एनिमल सेल्स माइग्रेट ड्यूरिंग द मॉर्फोजेनेसिस। देखिए, ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है कि ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस एनिमल एंड प्लांट का जब मॉर्फोजेनेसिस होता है, मॉर्फोजेनेसिस एनिमल एंड प्लांट के बारे में, एनिमल्स एंड प्लांट के, तो यहाँ पे एक बात हमें देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग द प्लांट डेवलपमेंट सेल will not move due to the presence of cell wall. Cell will not move due to the presence of cell wall. प्लांट में सेल वॉल होने की वजह से वहाँ पे सेल का मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। बट इन केस ऑफ एनिमल देयर विल बी द सेल मूवमेंट। सेल मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाए तो सेल का मूवमेंट पॉसिबल है, बट प्लांट के अंदर सेल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है कि प्लांट सेल्स बट नॉट एनिमल सेल्स माइग्रेट ड्यूरिंग द मॉर्फोजेनेसिस। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्लांट सेल का मूवमेंट कर रहा है और एनिमल सेल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे। तो हमें तो पता है कि प्लांट सेल मूव नहीं होते और एनिमल सेल वहाँ पे मूव होते हैं ड्यूरिंग द मॉर्फोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सेकंड, एनिमल सेल्स बट नॉट द प्लांट सेल्स माइग्रेट ड्यूरिंग द मॉर्फोजेनेसिस। यस, ये बात सही हो सकती है कि यहाँ पे एनिमल सेल का मूवमेंट हो सकता है बट प्लांट सेल का मूवमेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों, प्लांट सेल का मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल के सेल में सेल वॉल ना होने की वजह से वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स मूवमेंट आपको दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स माइग्रेट एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द मॉर्फोजेनेसिस। नहीं, दोनों एनिमल के सेल्स माइग्रेट हो सकते हैं बट प्लांट के सेल माइग्रेट नहीं हो सकते। बट इस ऑप्शन में दोनों ही माइग्रेट हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर 4 में नाइदर प्लांट सेल नॉर एनिमल सेल्स माइग्रेट ड्यूरिंग द मॉर्फोजेनेसिस। नहीं, यहाँ पे हमें पता है कि प्लांट के सेल मूव नहीं होते बट एनिमल्स के सेल्स मूव होते हैं। पर ऑप्शन कह रहा है कि नाइदर प्लांट एंड नॉर एनिमल। सो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे, फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट द ओवरऑल सीक्वेंस अर्ली डेवलपमेंट प्रोसीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ प्रोसेसेस दिए और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है पहले गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद दिया है ऑर्गेनोजेनेसिस और तीसरी बात दिया है वहाँ पे क्लीवेज। नहीं, यहाँ पे क्लीवेज ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद होता नहीं है। क्लीवेज तो जाइगोट के फॉर्मेशन के तुरंत ही वहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ देर बाद मतलब वहाँ पे क्लीवेज शुरू हो जाता है। तो क्लीवेज का प्रोसेस पहले आना चाहिए। इन 2 प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो क्लीवेज का प्रोसेस कब आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो गैस्ट्रुलेशन उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, ये बात सही थी, बट उसके बाद क्लीवेज ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन 1 यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। उसके बाद ओवुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 में ओवुलेशन, देन गैस्ट्रुलेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। ये सभी की सभी चीजें कब होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है ना। नहीं, मतलब क्या है कि पहले तो ओवुलेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होगा। ऐसा सीक्वेंस सही हो सकता था 1, 2 एंड दिस इज द थर्ड, बट यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा गलत दे दिया आपको।
तो ये भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 क्लीवेज देन गैस्ट्रुलेशन देन ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और उसके इन दोनों के पहले अगर क्लीवेज होता है तो ये सही हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले क्लीवेज होगा, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होगा और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। क्लीवेज देन गैस्ट्रुलेशन एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, गैस्ट्रुलेशन देन ब्लास्टुलेशन देन न्यूरुलेशन, नहीं, पहले ब्लास्टुला आएगा देन गैस्ट्रुला आएगा देन न्यूरुला आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस अल्टर कर दिया है उन्होंने, तो ये बात भी यहाँ पे सही नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर 4 का हम करेक्ट सीक्वेंस निकाल ले तो क्या होगा, पहले आएगा ब्लास्टुला, सेकंड आएगा गैस्ट्रुला और थर्ड आएगा न्यूरुला और द न्यूरुलेशन, ये सही सीक्वेंस होगा। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम सही सीक्वेंस ले लेते तो ओवुलेशन पहले हो जाएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होगा, ये सही होगा। यहाँ पे क्लीवेज फर्स्ट आएगा देन गैस्ट्रुलेशन होगा और यहाँ पे तीसरा कौन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जो बन रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ही बन रहा है। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा गैस्ट्रुलेशन के बारे में कह दिया था, जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर दैट विल बी द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, उनका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन का और एक मतलब साइन हो सकता है वहाँ पे सेल मूवमेंट, सेल मूवमेंट भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन सेलुलर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्केंट्रॉन कैविटी, आर्केंट्रॉन कैविटी, आर्केंट्रॉन कैविटी का फॉर्मेशन भी कब होने लगता है, when there is a cellular movement, when there is a cell movement, जब इंग्रेशन होता है वहाँ पे, तब जाके हमें देखने को मिलता है कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है, आर्केंट्रॉन कैविटी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, आर्केंट्रॉन कैविटी का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड। जब इम्प्लांटेशन होता है तब तो हम ह्यूमन एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, उस टाइम पे ह्यूमन एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है। देखिए आर्टिफिशियल अगर हमें इम्प्लांटेशन करना है यूट्रस के अंदर, तब हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा स्टेज होता है, ब्लास्टुला स्टेज में होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है इन द यूटरस, तब वो कौन से स्टेज में होगा, ब्लास्टुला, अर्ली ब्लास्टुला के स्टेज में होगा। और वहाँ पे उसके सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, या एम्ब्रियो को ही हम क्या कह सकते हैं वहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट। सो ब्लास्टोसिस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं, गैस्ट्रुला के स्टेज ऑप्शन नंबर 2 में गैस्ट्रुला दे रखा है यहाँ पे, ये नहीं होगा, फिटस भी नहीं होगा या सोमाइट भी नहीं होगा। सोमाइट के बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। फिटस का मतलब होता है जब एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस में आता है या बहुत सारे ऑर्गन ग्रो कर लेता है तो वो हो जाता है फिटस। उसके बाद गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आती है गैस्ट्रुला। सो गैस्ट्रुला इज अ नॉट अ प्रॉपर स्टेज फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूटेरस। ये यूटेरस में इम्प्लांटेशन के लिए मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो अर्ली एम्ब्रियो को जितना आप इम्प्लांट कर लोगे यूटेरस के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, अर्ली ह्यूमन एम्ब्रियो इज नोन एज अ ब्लास्टोसिस्ट ड्यूरिंग द मतलब बिफोर द इम्प्लांटेशन, बिफोर द इम्प्लांटेशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज अमॉन्ग द चॉइसेस इज, जो यहाँ पे स्टेजेस आपको दिए गए हैं उनमें से अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज कौन सा होगा, ऐसा पूछा गया है। अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज अमॉन्ग द चॉइस कौन सा होगा। सो पहला दे रखा है यहाँ पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन। किसका, जर्म लेयर का फॉर्मेशन, जर्म लेयर का फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि ये गैस्ट्रुलेशन है। ये कौन सा लेयर है, मतलब कौन सा स्टेज होगा, गैस्ट्रुलेशन। ऑप्शन नंबर 4 भी गैस्ट्रुलेशन ही, गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद मोरुला एंड ब्लास्टोपोर ऐसा दिया है। सो ब्लास्टोपोर इज अ कैविटी होती है, ब्लास्टोपोर क्या होती है, नहीं, ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग होती है,
गैस्ट्रोसियोल एंड आर्केंट्रॉन कैविटी होती है और ब्लास्टोपोर क्या होता है, एक छोटा सा ओपनिंग होता है जो फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा, इंटेस्टाइन का ओपनिंग बनाता है, मतलब वो क्या बनाएगा, इंटेस्टाइनल ओपनिंग को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे इनमें सबसे पहले कौन फॉर्म होगा, तो पहला एंड चौथा ऑप्शन अगर गैस्ट्रुलेशन को शो कर रहा है, और ये ब्लास्टोपोर कब दिखाई देता है हमें, ड्यूरिंग द ब्लास्टुलेशन के या लेट ब्लास्टुला के अंदर, जब हमें पता चलता है कि ब्लास्टुला किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रुलर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आने वाला जो स्टेज हमें दिखाई देता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। ये कौन सा स्टेज होगा, मोरूला स्टेज होगा। देखिए दोस्तों कि होता क्या है यहाँ पे, जब हमारे पास दो गैमेट का फ्यूजन होता है और एक सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज नोन एज अ जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के उसके बाद क्या होते हैं, वहाँ पे रैपिड क्लीवेज होना शुरू हो जाता है, जाइगोट के अंदर क्लीवेजेस वगैरह होना शुरू हो जाता है, आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वहाँ पे 2 सेल कंडीशन, 4 सेल कंडीशन, 8 सेल कंडीशन, 16 सेल कंडीशन, ऐसे कंडीशन आते रहता है। सो 8 to 16 सेल कंडीशन जब आती है वहाँ पे, उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज अ मोरूला स्टेज, दैट कंडीशन इज नोन एज अ मोरूला स्टेज। मोरूला के बाद जो आता है दैट इज नोन एज अ ब्लास्टुला, मोरूला के बाद जो आता है स्टेज दैट इज नोन एज अ ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आएगा दैट इज अबाउट द गैस्ट्रुला। कौन सा स्टेज आएगा, गैस्ट्रुलेशन, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। सो ये तो दो स्टेजेस बाद में आने वाली स्टेज है, उसके पहले जो स्टेज आता है दैट इज अबाउट द मोरूला स्टेज। सो यहाँ पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन अगर गैस्ट्रुला में होता है, गैस्ट्रुला शोइंग द जर्म लेयर फॉर्मेशन, जर्म लेयर का फॉर्मेशन अगर गैस्ट्रुला के अंदर होता है तो गैस्ट्रुला का स्टेज तो बाद में आएगा ना, मोरूला के बाद में। और ब्लास्टोपोर भी हमें यहाँ पे ही दिखाई देता है, पिछले लेक्चर में हमने एक डायग्राम बनाया था ऐसा, यहाँ पे सेल का मूवमेंट दिखाई दे रहा था और यहाँ पे जो ओपनिंग दिखाई दे रही थी गैस्ट्रुला के अंदर, गैस्ट्रुला के अंदर जो ओपनिंग हमें दिखाई देती है दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोपोर, दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोपोर। और ये जो होती है इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्टिक लेयर्स हमें दिखाई देते हैं। ऊपर वाला जो लेयर होगा सेल्स का दैट इज द इपीब्लास्ट, ये कौन सा लेयर होगा, इपीब्लास्ट का लेयर होगा, इपीब्लास्ट। और ये जो लेयर यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज नोन एज अ हाइपोब्लास्ट, क्योंकि भविष्य में जाके हाइपोब्लास्ट क्या फॉर्म कराएगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कराएगा। किसका फॉर्मेशन कराएगा, जर्म लेयर, एंडोडर्म। एंड इपीब्लास्ट किसका फॉर्मेशन कराएगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कराएगा, या एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म कमिंग फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट एंड इपीब्लास्ट रिस्पेक्टिवली, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। यहाँ पे जो कैविटी आपको देखने को मिलती है दिस कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसियोल कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज अ ब्लास्टोसियोल कैविटी। इस कैविटी को क्या कहेंगे दोस्तों, ब्लास्टोसियोल कैविटी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कैविटी लाइक एक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन कैविटी देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोपोर। सो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुला। सो इसका मतलब क्या है, मोरूला इज अर्लियर देन द गैस्ट्रुला। जो भी ऑप्शन में चीजें दी है वहाँ पे सभी के सभी ब्लास्टोपोर, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, लिप स्ट्रक्चर होता है। एजेस ऑफ ब्लास्टोपोर जो मतलब गैस्ट्रोसियोल क्या यहाँ पे जो एज दिखाई देते हैं हमें दैट इज अ लिप स्ट्रक्चर, उसे ही हम क्या कहेंगे, लिप, ब्लास्टोपोर लिप कहते हैं उसे हम। चलिए अब बात करेंगे, क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। उसका सही जवाब जो आएगा दैट इज अबाउट द मोरूला, क्योंकि मोरूला स्टेज पहले आएगा, उसके बाद ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। अगर स्टेजेस आप याद रखते हो दोस्तों तो आपको शायद कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। आप आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द आर्केंट्रॉन ऑफ द डेवलपिंग फ्रॉम इवेंचुअली डेवलप्स इनटू, आर्केंट्रॉन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा पूछा गया। अभी हमने आर्केंट्रॉन के बारे में आपको बोल दिया था ऊपर वाले डायग्राम में। ये कौन सा कैविटी था हमारा, आर्केंट्रॉन कैविटी। और आर्केंट्रॉन कैविटी फ्यूचर में जाके किसका पार्ट बनेगा, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। या किसका पार्ट बनेगा, आर्केंट्रॉन, दैट इज अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो इस क्वेश्चन में अभी बात करेंगे क्या यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दे दिया है।
सो आर्केंट्रॉन डेवलपिंग फ्रॉम द इवेंचुअली डेवलप्स इनटू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनाएंगे। ब्लास्टोसियोल नहीं, ब्लास्टोसियोल भी नहीं बना, उसके ऊपर वाला कैविटी होगा ना, वो तो पहले ही हमने बता दिया था कि ब्लास्टोसियोल उसके ऊपर वाला कैविटी होगा। ये जो कैविटी हमने बताया था आपको, दैट इज अवर द ब्लास्टोसियोल। ये आर्केंट्रॉन थोड़ी ना फॉर्म करता है, नहीं। हार्ट एंड लंग्स नहीं, इसका फॉर्मेशन अलग चीज़ों से होगा, जर्मानेलेस है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सही आंसर क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। So the architron of the developing from eventually develops into, architron of the developing from eventually develops into digestive tract। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्वेंटली पार्ट बी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। Which of the following correctly display the sequence of developmental milestones? करेक्ट सीक्वेंस आपको पूछा गया यहाँ पे। करेक्टली डिस्प्ले सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पे, जब डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का तब कौन से स्ट्रक्चर पहले या कौन से स्ट्रक्चर बाद में फॉर्म होने चाहिए। अभी जो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में देखते हैं वही होगा। तो क्लीवेज तो पहले होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, पहले ऑप्शन मतलब पहले अगर लाइन में देखते हैं हम यहाँ पे तो गैस्ट्रुला दे दिया है, तो गैस्ट्रुला तो पहले तो नहीं आएगा। उसका मतलब क्या है कि क्लीवेज पहले है, क्लीवेज सही है। क्लीवेज के बाद क्या होगा, वहाँ पे मोरुला स्टेज आएगा, मोरुला के स्टेज के बाद कौन सा आएगा, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद कौन सा स्टेज आना चाहिए, गैस्ट्रुला स्टेज। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहले तो मतलब जायगोट सीक्वेंस अच्छी तरह से याद रखिए, उसके बाद हो जाएंगे उसके अंदर क्लीवेजेस, डिवीजन एंड क्लीवेजेस हो जाएंगे। उसके बाद जो स्टेज आता है दैट इज अबाउट द मोरुला स्टेज, उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज आएगा, और उसके बाद गैस्ट्रुला, न्यूरुला एंड न्यूरुलेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, न्यूरुला। तो इन सभी स्टेजेस को याद रखिए। तो ऐसा दिखने वाला एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज अबाउट द ऑप्शन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सो क्लीवेज, क्लीवेज के बाद यहाँ पे गैस्ट्रुला होगा, यहाँ पे एरो होगा, मोरुला, और उसके बाद होगा कौन, ब्लास्टुला। नहीं, तो थोड़े से सीक्वेंस में चेंजेस आ रहे हैं। इसके पहले भी हमने बताया था आपको कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जायगोट के बाद कौन क्या होना चाहिए, वहाँ पे रैपिड डिवीजन एंड क्लीवेजेस होने चाहिए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज अबाउट द मोरुला, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा ब्लास्टुला, और जर्म लेयर फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर बाद में आएगा, दैट इज नोन एज द गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला के बाद जो स्ट्रक्चर आता है गैस्ट्रुला। और जो ब्लास्टुला का जो स्ट्रक्चर था ना दोस्तों, तो ये हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट द ब्लास्टुला स्टेज। उसके बाद ब्लास्टुला के अंदर जब सेल मूवमेंट होने लगते हैं, सेल के मूवमेंट जब होने लगते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेल मूवमेंट के दौरान जिसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे, दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Cell move to new position as an embryo establishes its 3 germ layer during, 3 जर्म का लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया आपको। 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, 3 जर्म लेयर कौन सा, एक एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। अगर आउटसाइड टू इनसाइड आते हैं हम, आउटसाइड टू इनसाइड आते हैं तो सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा होगा, सबसे बाहरी वाला लेयर जो होता है तो पहला लेयर होगा एक्टोडर्म, कौन होगा ये, एक्टोडर्म। दूसरा जो लेयर होगा मिडल वाला, दैट इज अबाउट द मेसोडर्म, और जो तीसरा लेयर होगा यहाँ पे दैट इज अबाउट द एंडोडर्म। और हमने बता दिया था आपको कि एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, आई एम सॉरी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दीज आर द प्राइमरी जर्म लेयर, these are the primary germ layer, these are primary germ layer, these are the primary
जर्म्स लेयर, ये दोनों प्राइमरी जर्म्स लेयर है। मेसोडर्म इज नॉट अ प्राइमरी जर्म लेयर, क्योंकि मेसोडर्म का जो फॉर्मेशन होता है तो कहाँ से होगा, ये एंडोडर्म से होता है या एक्टोडर्म से होता है। एक तो एंडोडर्म से होगा, नहीं तो किससे होगा, एक्टोडर्म से होगा। तो मेसोडर्म इज नॉट अ प्राइमरी जर्म लेयर, मेसोडर्म ये प्राइमरी जर्म लेयर नहीं है। और ये सभी के सभी जर्म लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। और हमने बता दिया था कि गैस्ट्रुला के अंदर जो हाइपोब्लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था, कौन सा स्ट्रक्चर, हाइपोब्लास्ट वाला स्ट्रक्चर, जो किसका फॉर्मेशन कराएगा, एंडोडर्म का। और जो ईपीब्लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था, ईपीब्लास्ट फ्यूचर में जाके वो क्या फॉर्म कराएगा, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कराएगा। ये सब चीजें थी। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। सो गैस्ट्रुलेशन इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। सो ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट जर्म लेयर, जिसे ही हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगते हैं। सो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही वहाँ पे क्या होता है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। सो जिस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट 3 जर्म लेयर से होती है, तो इसे कौन सा ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जिसका डेवलपमेंट पूरा का पूरा बॉडी का डेवलपमेंट 3 जर्मिनल लेयर से होता है। अगर 3 जर्मिनल लेयर नहीं है, वहां पे 2 ही जर्मिनल लेयर है, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। जहां पे सिर्फ 2 ही क्या हो गया, जर्म लेयर हो गया, एक एक्टोडर्म होगा और दूसरा एंडोडर्म होगा वहां पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर टू इनर सीक्वेंस ऑफ टिश्यू लेयर इन पोस्ट गैस्ट्रुलेशन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इज, आउटसाइड टू इनसाइड आपको पूछा गया। सबसे आउटसाइड में कौन होता है, एक्टोडर्म होगा। सबसे आउटसाइड में कौन होगा, एक्टोडर्म होगा। उसके बाद मेसोडर्म, उसके बाद कौन आएगा, मेसोडर्म, और उसके बाद सबसे अंदर वाला लेयर जो आता है दैट इज अबाउट द एंडोडर्म। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें पूछा गया है आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा गया। अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछते तो क्या होता, यहाँ पे तो ऐसा सीक्वेंस ही नहीं दिया। इनसाइड में सबसे पहला कौन होगा, एंडोडर्म होगा। उसके बाद कौन आएगा, मेसोडर्म आएगा। उसके बाद कौन आएगा, मेसोडर्म, और सबसे बाहरी वाला कौन होगा, एक्टोडर्म। तो ये इनसाइड टू आउटसाइड सीक्वेंस होगा, इनसाइड टू आउटसाइड। ऐसे अगर आप ऐसे जाते हो तो, अगर आप ऐसे आते हो तो क्या होगा, ये आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस होगा ये। तो इन बातों को याद रखें दोस्तों। एक तो 3 जर्मन लेयर के नाम आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद उसका जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ गैस्ट्रुलेशन वाज ब्लॉक्ड बाय एन इन्वायरमेंटल टॉक्सिन देन, अगर हम गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस ही क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अगर हम गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस ही अगर ब्लॉक कर देते बाय यूजिंग टॉक्सिन, बाय यूजिंग टॉक्सिन, किसी एक टॉक्सिन के हेल्प से अगर हम गैस्ट्रुलेशन को ही ब्लॉक कर देते तो यहाँ पे क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है, क्लीवेज वुड नॉट अकर इन द जायगोट। नहीं, जायगोट का क्लीवेज तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जायगोट का क्लीवेज ऑलरेडी क्लीवेज शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे क्लीवेज ब्लॉक नहीं हो सकता, यहाँ पे क्लीवेज के बारे में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर वुड नॉट फॉर्म, सही हो सकता है ये, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर ही हमें पता है कि क्या होता है, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम गैस्ट्रुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं तो वहाँ पे कौन से प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन वुड बी ब्लॉक, नहीं यार, गैस्ट्रुलेशन कब आ रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसको हम ब्लॉक कहाँ से करेंगे, गैस्ट्रुला बन गया है अभी, वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा।
द ब्लास्टुला वुड नॉट बी फॉर्म, नहीं, ब्लास्टुला इज अ स्टेज बिफोर द गैस्टुला। अगर गैस्टुला को ब्लॉक करते हैं तो ब्लास्टुला नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि पहले तो स्टेज आएगा ब्लास्टुला, उसके बाद जो स्टेज आता है गैस्टुला। सो गैस्टुला के बाद जो हो रहा था वहां पे जिम लेयर का फॉर्मेशन वो ब्लॉक हो जाएगा, बाकी किसी चीज के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा, उसके प्रीवियस वाली चीजों पे उस पर इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, द वेजिटल पोल ऑफ द zygote डिफर फ्रॉम द एनिमल पोल। एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ऐसा सवाल पूछा गया है। मान लो कि हमारे पास कोई एक सेल है और एक सेल का ये स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, तो इसको हम समझते हैं एनिमल पोल, इसको हम क्या समझेंगे, एनिमल पोल। और ये जो स्ट्रक्चर होगा अपोजिट टू द एनिमल पोल, दैट विल बी द वेजिटल पोल, दैट विल बी द वेजिटल पोल। दोस्तों हम जो पहले 2 लेक्चर्स देखे हमने, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे CSR के, उनको ही हम देख रहे हैं, या प्रैक्टिस क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। तो आप हम पूरा का पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं देख रहे थे। इनिशियल जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था उसका ही सिर्फ क्वेश्चन, उसके लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, पोल देखने को मिल रहा है, दैट इज अबाउट द पोलैरिटी ऑफ एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेजिटल पोल ऑफ द zygote डिफर फ्रॉम द एनिमल पोल। फर्टिलाइजेशन हो गया है एक का, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हम zygote कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, zygote। अब तो एक नहीं कह सकते ना, तो एक मतलब वेजिटल पोल एनिमल पोल से कैसे डिफरेंट होता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द वेजिटल पोल हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योक। इनका कहना है कि वेजिटल पोल में योग का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पे योग का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कैसा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, किस पोल के अंदर, वेजिटल पोल में। और एनिमल पोल में थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेशन आपको किसका देखने को मिलेगा, योग का देखने को मिलेगा। तो क्या ये बात सही होती है, यस ये बात सही हो सकती है। इफ दिस इज अ योग अमाउंट, योग का अमाउंट कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, वेजिटल पोल में योग का अमाउंट ज्यादा होता है, और एनिमल पोल में योग का अमाउंट कैसे होगा, कम होगा। योग का अमाउंट यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे योग का अमाउंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो पहला ही ऑप्शन बन रहा है दोस्तों। सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। हमेशा याद रखिए एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल के बारे में आप अगर पढ़ते हो तो एनिमल पोल हैविंग द लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योग देन द वेजिटल पोल, बिकॉज वेजिटल पोल हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योग। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि द ब्लास्टोमियर्स ओरिजिनेटेड ओनली इन द वेजिटल पोल। नहीं, ब्लास्टोमियर पूरे के पूरे साइड में यहाँ पे क्या होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा तो ब्लास्टोमियर ऑल डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, वहाँ पे फॉर्म होता है, ना कि ओनली वेजिटल पोल के ऊपर, सभी पोल के ऊपर। मतलब आपको पूरे के पूरे डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, ब्लास्टोमियर्स का ओरिजिन आपको देखने को मिलता है। सो एनिमल पोल एज वेल एज वेजिटल पोल, दोनों भी पोल, एनिमल पोल एज वेल एज वेजिटल पोल दोनों भी किसका सोर्स होता है, ब्लास्टोमियर का सोर्स होता है, द सोर्स ऑफ ब्लास्टोमियर। ये क्या होगा, ब्लास्टोमियर का सोर्स होगा। तीसरी बात, द पोस्टीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म्स एट द वेजिटल पोल। नहीं, अगर ये साइड अगर हम एंटीरियर मानते हैं और ये साइड अगर पोस्टीरियर मानते हैं, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो एट द वेजिटल पोल, नहीं होगा ये। द वेजिटल पोल सेल्स अंडरगो माइटोसिस बट नॉट द साइटोकाइनेसिस। क्यों, माइटोसिस हो रहा है वहाँ पे बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो वहाँ पे कंप्लीट डिवीजन आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। आइए दोस्तों उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द क्लीवेज स्टेज in frog development, the rapidly developing cells
द रैपिडली डेवलपिंग सेल्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट, यहाँ पे मैं इस स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो बात करते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द क्लीवेज स्टेज इन द फ्रॉग डेवलपमेंट, द रैपिडली डेवलपिंग सेल्स, ओके, रैपिडली डेवलपिंग सेल्स किसको स्किप करेंगे? स्किप के बारे में पूछा है यहाँ पे। G1 एंड G2 फेज को स्किप करती है। किसको स्किप करेंगे? G1 एंड G2 फेज को ये स्किप करते हैं। अगर रैपिड डिवीजन करना है दोस्तों, तो वहाँ पे किसको स्किप करना होगा? हमें G1 एंड G2 फेज को स्किप करना होगा, क्योंकि ये दोनों गैप फेज होते हैं। वहाँ पे सेल अगर ज़्यादा टाइम G1 एंड G2 में रुकती है तो सेल डिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है वहाँ पे। तो कैसे? मान लो कि हमारे पास कोई एक सेल है और ये सेल का यहाँ पे मान लीजिएगा कि माइटोटिक फेज है, यहाँ पे मान लीजिएगा कि G0 फेज होगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि G1 फेज होगा, यहाँ पे कौन सा फेज होगा? S फेज, और यहाँ पे कौन सा फेज होगा? G2 फेज। अब हम G1 G0 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है उसके बारे में। अगर देखिए रैपिडली डेवलपिंग एम्ब्रियो गैप फेजेस में नहीं रुकता, यहाँ पे ओनली वहाँ पे दो ही फेज होते हैं। एक होता है डीएनए रिप्लिकेशन का फेज, एस फेज, डीएनए रिप्लिकेटिंग फेज, डीएनए रिप्लिकेटिंग फेज होता है वहाँ पे। और जो दूसरा फेज हमें देखने को मिलता है दैट इज द डिवाइडिंग फेज, माइटोटिक फेज, दैट इज द डिवाइडिंग फेज। माइटोटिक यानी द डिवाइडिंग फेज हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे, दोनों ही फेज। अगर नॉर्मल सेल का अगर हम देखते हैं, अडल्ट का नॉर्मल सेल, तो डिवीजन के लिए कितना टाइम लेता है? 24 आवर लेता है ना। डिवीजन के लिए कितना टाइम लेगा? 24 आवर लेता है वो। तो इसका मतलब क्या है कि G1 में सबसे ज़्यादा टाइम रुकेगा। तो G1 में कितना आर रुकता है? अगर 24 आवर में से 11 आवर कहाँ पे ये रुकेगा? सेल G1 फेज में रुकेगा। उसके बाद 8 आवर्स कहाँ पे रुकता है ये? 8 आवर्स एस फेज में, उसको 8 घंटे लगेंगे। G2 फेज में कितना घंटा रुकेगा ये? 4 घंटे तक रुकता है। और उसके बाद एम फेज कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओनली 1 आवर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एम फेज। उसमें ही ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? प्रोफेज को। एम फेज में ही सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है? प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज इज अ लॉन्गर फेज देन द अदर मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज से सबसे लंबा जो फेज होता है वहाँ पे, दैट इज अबाउट द प्रोफेज। तो यहाँ पे अगर 24 आवर का ये साइकिल है, तो देखिए 11, 8, 4 और 1 घंटा तो हो गए ना। ये 12 और ये 12 घंटे, 24 घंटे में सेल का डिवीजन हो रहा है। अगर सेल को रैपिडली डिवीजन करना है तो सेल को G1 एंड G2 में नहीं रुकना चाहिए। मतलब यहाँ से कितने घंटे? 13 घंटे। मतलब 24 में से हम 13 घंटे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग घंटों में क्या होगा? वहाँ पे सेल का डिवीजन होगा। रिमेनिंग आर में क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। नहीं, 11 और 4 यहाँ पे कितना होगा? 15 घंटे। 24 में तो 15 घंटा निकाल दो तो कितना बचेगा? 9 घंटे। तो जो सेल के डिवीजन के लिए 24 आवर लग रहे थे, अब सेल कितने घंटे में डिवाइड हो रहे हैं? ओनली 9 आवर में सेल डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे इस सेल को G1 एंड G2 फेज को क्या करना होता है? स्किप करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है? स्किप द माइटोसिस फेज। नहीं, अगर माइटोसिस को स्किप करेगा तो डिवीजन नहीं होगा ना। अगर ये तीनों फेज होते हैं और माइटोसिस नहीं होता है तो वहाँ पे मतलब इंटरफेज ही हो रहा है और माइटोटिक फेज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सेल का साइज तो लार्ज होगा। ऐसे क्या होगा? सेल साइज लार्ज होगा, सेल साइज लार्ज होगा, बट सेल का डिवीजन नो होगा, नहीं होगा वहाँ पे, नो सेल डिवीजन। माइटोसिस अगर नहीं होता है तो सेल का डिवीजन भी वहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद स्किप द एस फेज। नहीं, जब तक एस फेज कंप्लीट नहीं होता है ना उसके, तब तक सेल का डिवीजन नहीं होगा। तो एस फेज को स्किप करके सेल कैसे डिवाइड हो सकते हैं? अगर डिवाइड भी हो जाए तो एक डॉटर सेल के अंदर जीनोम जाएगा तो दूसरे को जीनोम नहीं मिलेगा, तो दूसरे सेल बचेगा ही नहीं ना। तो ये फेज भी नहीं होगा यहाँ पे। एस फेज को स्किप करना उतना इम्पोर्टेंट, मतलब उतना फायदे वाला नहीं होगा, ये तो नुकसान कराएगा। देन
Rapidly increase the volume and mass of the embryo. Rapidly increase the volume and mass of embryo. During the early part of the cleavage stage in the frog development, the rapidly developing cells, ओके मास सेल का नंबर बढ़ता है बट वहाँ पे सेल का साइज और मास ज़्यादा नहीं बढ़ेगा वहाँ पे। तो एक बात होती है यहाँ पे, जितना जायगोट का साइज होता है ना, मान लीजिएगा कि जायगोट का साइज है और उसके बाद मान लो कि ये अर्ली एम्ब्रियो का साइज है। अर्ली एम्ब्रियो एंड जायगोट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस आएगा। जायगोट के अंदर कितना सेल है, एक सिंगल सेल है, बट मान लो कि ये अर्ली एम्ब्रियो और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होने के बावजूद भी इसका जो पूरा साइज होता है ना, इसका जो कंप्लीट साइज होता है ना, तो इससे मतलब इक्वली होता है। मतलब क्या है कि अर्ली एम्ब्रियो के अंदर नंबर ऑफ सेल्स, अर्ली एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ सेल्स कितना है, ज़्यादा है। किससे, जायगोट से, बट उसका साइज उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसका साइज होता नहीं। इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, वो छोटे छोटे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं डिवीजन से, तो साइज बढ़ने का कोई चांस होगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे बट साइज थोड़ा सा छोटा ही रहेगा उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इन अ डेवलपिंग फ्रॉग एम्ब्रियो मोस्ट ऑफ द योक इज, इसके पहले ही हमने बोल दिया था कि मोस्ट ऑफ योक कहाँ पे सिचुएटेड होगा, लोकेटेड नियर द विजिटल पोल होगा ये। सो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। So option number second is the right answer for this question. In a developing frog embryo, most of the yolk is, इसके पहले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख सकते हो। तो बाकी के ऑप्शन देखने में कोई परेशानी नहीं है हमें। एनिमल पोल नहीं होगा वहाँ पे। फाउंड विद इन द क्लीवेज फ्यूरो नहीं, क्लीवेज फ्यूरो का मतलब क्या है, जहाँ से अब सेल में क्लीवेज होना शुरू हो रहा है ना, उसी पार्ट को हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ से, ठीक है, सेल का डिवीजन होना तय है अभी, तो यहाँ पे जो फ्यूरो फॉर्म होता है ना, तो फ्यूरो मतलब जहाँ से सेल एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया, जहाँ से एक दूसरे से सेल क्या हो गया, इस पॉइंट से अलग हो रही है। सो यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज फ्यूरो का फॉर्मेशन होता है एनिमल्स के अंदर। उसके बाद फाउंड विद इन द ब्लास्टोसेल, ब्लास्टोसेल तो बाद वाली बात है। तो जो जायगोट के, ठीक है, जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो के बारे में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि विजिटल पोल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कौन होगा, वहाँ पे योग का कॉन्सेंट्रेशन बना होता है। तो ये क्या होता, क्लीवेज फ्यूरो था। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, as an embryo develop new cells are produced as the result of, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है नए सेल जो प्रोड्यूस होते हैं तो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, सेल डिवीजन का। किसकी रिजल्ट होगा ये, सेल डिवीजन। नए सेल्स कौन से प्रोसेस से बनते हैं दोस्तों, सेल डिवीजन। अगर नए सेल का फॉर्मेशन करना है, न्यू सेल का फॉर्मेशन करना है, तो कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए वहाँ पे, सेल डिवीजन। डिफरेंशिएशन, प्रीफॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस, ये अलग बात है, ये बातें अलग है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में भी बात करेंगे, मॉर्फोजेनेसिस के बारे में भी अगले वाले क्वेश्चंस में हम बात करेंगे। पर यहाँ पे एम्ब्रियो का नया सेल जो फॉर्म होता है तो कौन से मैकेनिज्म से होगा, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सेल डिवीजन से बनेगी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द लैटरल सेपरेशन of amphibian embryo at 2 cell stage will result in, लैटरल सेपरेशन अगर करते हैं हम किसका, एम्फीबियन एम्ब्रियो का, एम्फीबियन एम्ब्रियो का द 2 सेल स्टेज के अंदर, जब वो 2 सेल स्टेज के मतलब होता है वहाँ पे, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, तो इसका रिजल्ट एक ही होगा, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस होगा। वहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन। अर्ली एम्ब्रियो को अगर हम दो रीजन में बाइसेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, आइडेंटिकल ट्विंस का ही फॉर्मेशन होगा वहाँ पर।
ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि टू एम्ब्रियो जॉइंट एट द बेली रीजन, मतलब इसका मतलब है कि कॉन्जॉइंट ट्विंस बोल रही है। ये क्या होगा? कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस का फॉर्मेशन कब होता है? अगर लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर एम्ब्रियो का स्प्लिटिंग होता है। कॉन्जॉइंट ट्विंस का फॉर्मेशन कब होता है? थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। कॉन्जॉइंट ट्विंस जब लेट एम्ब्रियो स्प्लिट होता है तब दो पार्ट में इंटू टू हाफ में वो क्या होगा? डिवाइड होता है। और इंडिपेंडेंट दो एम्ब्रियो वहां पे जब डेवलपमेंट होंगे यूट्रस के अंदर फीमेल के, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, वो एक दूसरे को चिपके हुए होंगे। जो चिपके हुए ट्विंस होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्जॉइंट ट्विंस। बट ये कब होता है? ये ऐसा लेट एम्ब्रियो का स्प्लिट होने के बाद होता है। और यहाँ पे तो आपको बोल दिया कि अर्ली एम्ब्रियो के अंदर एफएबीएन के क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रही है। तो वहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होगा, कॉन्जॉइंट ट्विंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर स्प्लिटिंग हो रहा है तो सिंगल एम्ब्रियो थोड़ी ना बनेगा, दो एम्ब्रियो बनेंगे। कितने बनेंगे वहाँ पे? दो एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है टू एम्ब्रियो मिसिंग द वेरियस ऑर्गन। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल्स के जो अर्ली एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं? टोटी पोटेंशियल प्रॉपर्टी होते हैं। टोटी पोटेंसी प्रॉपर्टी होते हैं। और टोटी पोटेंसी प्रॉपर्टी किन के अंदर देखने को मिलती है? जहां पे रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। रेगुलेटिव डेवलपमेंट जहाँ पे होता है, या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहिए आप, क्या कहते हो? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है वहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है? टोटल पोटेंशियल प्रॉपर्टी। वहाँ पे ऑर्गन मिस होने का कोई चांस नहीं है, ऑर्गन मिस होने का कोई चांस नहीं है। अगर थोड़ा सा लेट एम्ब्रियो में अगर हम स्प्लिट कराते, कुछ सेल्स अगर वहाँ से निकाल लेते, तो हो सकता था वहाँ पे मोजाइक डेवलपमेंट आ जाए। नहीं, पर यहाँ पे अर्ली एम्ब्रियो में अगर स्प्लिट होता है तो सेल के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी होगा? टोटल पोटेंशियल प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज सेल्स आर नॉट कंप्लीटली डिटरमाइंड। सेल्स वहाँ पे डिटरमाइंड होती नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। An embryo lacking bicoid is injected with the bicoid mRNA at a middle portion. It will result into। देखिए यहाँ पे जब हमने सिंथेटिक स्पेसिफिकेशन देखा था ड्रोसोफिला के अंदर, मान लो कि ड्रोसोफिला का एग है और यहाँ पे दो एक्सिस है। यहाँ पे एक होगा एंटीरियर एक्सिस और दूसरा होगा पोस्टीरियर एक्सिस। ऊपर वाला जो एक्सिस होगा तो डोर्सल एक्सिस होगा ये, और नीचे वाला जो एक्सिस होगा दैट इज अबाउट द वेंट्रल एक्सिस। ये होगा कौन सा? वेंट्रल एक्सिस। तो हमें एक बात पता थी कि डोर्सल एक्सिस के ऊपर नहीं, एंटर एक्सिस के एंड पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे एक जो आरएनए हमें देखने को मिलता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज अबाउट द बाइकॉइड। नॉर्मली यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन होता है? बाइकॉइड का। और पोस्टीरियर रीजन में किसका कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है? पोस्टीरियर रीजन में किसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन? नैनोज का। जब पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एंटीरियर साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है? हेड रीजन फॉर्म होगा। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे थोड़ा सा इक्वल होगा और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों का। तो जैसे जैसे हम एंटीरियर एक्सिस से पोस्टीरियर एक्सिस जाते हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है? बाइकॉइड का डिक्रीज होता है। और जब पोस्टीरियर एक्सिस से हम किस एक्सिस में जाएंगे? एंटीरियर एक्सिस के ऊपर जाएंगे, तो नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा। सही बात है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको?
एन एम्ब्रियो लैकिंग बाइकॉइड, अगर मान लो कि इस एम्ब्रियो के अंदर जो बाइकॉइड एंटीरियर साइड पे चाहिए था बाइकॉइड नहीं है, अगर बाइकॉइड नहीं है तो यहाँ पे कौन होगा, बाइकॉइड के बदले यहाँ पे कौन होगा, नैनोज होगा, यहाँ पे भी कौन होगा, नैनोज होगा। बाइकॉइड नहीं है तो यहाँ पे कौन होगा, नैनोज, और इस साइड पे भी कौन होगा, नैनोज, दोनों भी साइड में कौन होगा, नैनोज होगा। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन अनुसार दोनों साइड में भी कौन होगा, नैनोज होगा। और क्वेश्चन में आगे पूछा गया है विद बाइकॉइड एमआरएनए, अगर हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेड विद बाइकॉइड आरएनए इन द मिडल पोर्शन, बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिडल पोर्शन में अगर इंजेक्ट करके तो क्या होगा, जहाँ पे भी बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे क्या बनेगा, हेड रीजन बनेगा, क्या बनेगा, हेड रीजन। और बाकी के दो पार्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे एब्डोमेन या टॉर्सल्स बनेंगे, वहां पे एब्डोमेन को या टॉर्सल बना। तो मिडल में क्या आ रहा है, मिडल में हेड आ रहा है और दो एंड में क्या आ रहा है, यहाँ पे टॉर्सल्स रीजन, मुझे टॉर्सल्स रीजन आ रहे हैं या एब्डोमिनल रीजन कहिए, तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना होगा जिसका हेड कहाँ पे आएगा, मिडल में आएगा। तो मिडल में हेड यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हेड इन द मिडल एंड टॉर्सन्स एंड बोथ एंड। इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे, ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट के बारे में, थोड़ा सा वेट कीजिएगा कुछ दिन का। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि 2 हेड्स नो टार्सन्स, 2 हेड कहाँ पे बनेंगे, अगर एक ही जगह पे हेड बनाने वाला स्ट्रक्चर तो 2 हेड कहाँ पे आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 नो हेड, अगर बाइकॉर्ड को हम यहाँ पे इंजर कर देते तो हेड बनेगा, नो हेड की कंडीशन तो नहीं आएगी ना, हेड तो आएगा। ये बोल रहे कि नॉर्मल फिनोटाइप, नॉर्मल फिनोटाइप अगर बाइकॉर्ड एब्सेंट होता है और बाइकॉर्ड को जिस जगह पे एंट्री एक्सिस में होना चाहिए अगर उसको हम मिडल ऑफ द एक्सिस पे अगर उसको इम्प्लांट कर देते हैं, वहां पे इंजेक्ट कर देते हैं, तो नॉर्मल फिनोटाइप थोड़ी ना आएगा, एबनॉर्मल फिनोटाइप आएगा। ये नॉर्मल फिनोटाइप नहीं आएगा, फिनोटाइप कैसे आएगा, यहाँ पे एबनॉर्मल फिनोटाइप आएगा। ये एबनॉर्मल फिनोटाइप होगा, कौन, जिसका मुंह कहाँ पे है, मिडल रीजन में, और दोनों रीजन में क्या है, बाकी क्या है, टर्सन्स है, मतलब उसके लिम्स वगैरह डेवलप हो गए, एब्डोमिनल का पार्ट होगा वहां पे। चलो उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। What is the best method to identify the cellular location of protein in vivo? सेल प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा, सेलुलर लोकेशन ऑफ प्रोटीन आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट टेक्निक पूछा गया है आपको, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बेस्ट टेक्निक हो सकती है कि इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टेक्निक वहाँ पे हो, सेलुलर लोकेशन ऑफ प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मान लो कि हमारे पास ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे लोकेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि एक न्यूक्लियस है, किस मतलब कई जगह पे वहाँ पे दूसरे कुछ ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा या क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट के अंदर, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, या गोल्जी एपरेटस होगा, या पेरोक्सिसोम हो गए, या कुछ वैक्यूल्स हो गए, या लाइसोसोम होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, या साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट कहिए। तो अगर प्रोटीन कहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, हमें प्रोटीन का एग्जैक्टली लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो कौन सा टेक्निक यहाँ पे अच्छा रिजल्ट हमें देगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में, कौन सा से टेक्निक यहाँ पे राइट होता है। प्लेस अ रिपोर्टर जीन नेक्स्ट टू द प्रमोटर ऑफ अ जीन एनकोडिंग द प्रोटीन एंड आइडेंटिफाई द सेलुलर लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, क्या ये बात हो सकती है? यस, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर भी क्या कह रहा है। अगर किसी प्रोटीन का लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है सेल के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, एक रिपोर्टर जीन को रेगुलेटिंग रीजन में क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। किसको, रिपोर्टर जीन को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं।
बट इस क्वेश्चन का सही जवाब तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अब जाएंगे हम न्यूक्लियस के अंदर। सीधा हम एंटर कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों, और वहां पे भी मान लीजिएगा कि कोई एक ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का पार्ट है। मान लो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसका पार्ट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का पार्ट है। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एक जीन है, यहाँ पे कोई एक जीन है, एक्स जीन है, और ये कोई एक्स जीन एक्सप्रेस हो रहा है, आरएनए फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, ये आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके बाद ये आरएनए न्यूक्लियस से होके कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, इस आरएनए के ऊपर ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, और यहाँ से कौन बनेगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। कौन बनेगा यहाँ पे, फाइनली कोई प्रोटीन आएगा। इस प्रोटीन का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, इस प्रोटीन का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या हम किस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेक्निक हम बता रहे थे कि अगर इस जीन का जब एक्सप्रेशन होता है, तो जीन के एक्सप्रेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होता है, यानी रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। अगर रेगुलेटरी जीन में यहाँ पे मान लो कि प्रमोटर सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है, प्रमोटर। उसके बाद कोई एक ऑपरेटर रीजन होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन का रोल होगा, और यहाँ पे कोई रेगुलेटरी जीन होगा। हमें एक बात पता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर के ऊपर कौन आके बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कहाँ पे आके बाइंड करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा। अगर इसी रीजन के आसपास एक अगर हम रिपोर्टर का जीन ऐड कर देते हैं, किसका जीन, रिपोर्टर का जीन ऐड कर देते तो क्या होगा, रिपोर्टर का जीन ऐड करने से मान लो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक रिपोर्टर जीन, एक ऐसा जीन जिसका प्रोटीन हमें रिपोर्ट करता हो, जैसे कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का जीन अगर हम ऐड कर देते GFP का, तो वहाँ पे जब आरएनए बनेगा ना, तो आरएनए इन दोनों का बनेगा। नेटिव हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन था, उस जीन का भी आरएनए बनेगा, और प्रमोटर के आगे हमने जो एक थोड़ा सा जेनेटिक एलिमेंट ऐड कर दिया, उससे भी क्या होगा, मतलब आरएनए बनेगा। तो जब भी ये आरएनए, ऐसा आरएनए ट्रांसलेट होगा, तो उस प्रोटीन के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर हो गए, एक होगा रिपोर्टर वाला पार्ट और दूसरा होगा हमारे नेटिव प्रोटीन का पार्ट। इससे हमारे प्रोटीन की एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इससे हमारे प्रोटीन की एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर हम रिपोर्टर को पहचान लेते तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा प्रोटीन कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमारा जीन कहाँ पे ऐड करना पड़ा, इन द रेगुलेटरी रीजन में हमें उसे ऐड करना पड़ा। देखिए फिर से कि क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन का यहाँ पे क्या मतलब, प्लेस रिपोर्टर जीन को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो रिपोर्टर जीन कौन सा लेंगे, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन लेंगे, GFP का जीन लेंगे। नेक्स्ट टू द प्रमोटर के जस्ट आगे हम उसे क्या करेंगे, प्रमोटर के ऊपर उसको ऐड कर देंगे। ऑफ द जीन एनकोडिंग द प्रोटीन, जो जीन हमारा प्रोटीन के लिए, एक्स जीन जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, उसके जस्ट साइड में उसको, उस जीन को क्या करेंगे, रिपोर्टर के जीन को ऐड कर देंगे, ताकि क्या होगा वहां पे, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दोनों का एक कंबाइन आरएनए फॉर्म होगा, और दोनों का कंबाइन आरएनए अगर फॉर्म होता है तो प्रोटीन भी दोनों के स्ट्रक्चर्स का बनेगा। यहाँ पे दोनों का भी स्ट्रक्चर प्रोटीन में आएगा। अगर रिपोर्टर को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा टारगेट प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से सब सेलुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज, मेरे हिसाब से ये बेस्ट टेक्निक होती है टू फाइंड आउट द टारगेट प्रोटीन इन सब सेलुलर ऑर्गन्स या ऑर्गेनेल्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2,
यूज अ लेबल्ड एंटीबॉडी टू आइडेंटिफाई द सेलुलर लोकेशन ऑफ द प्रोटीन, ये भी कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस्ट टेक्निक कौन सा होगा, वहां पे बेस्ट टेक्निक कौन सा होना चाहिए ऐसा पूछा गया। और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आइडेंटिफाई कर सकते हो उसे, बट ये बेस्ट टेक्निक नहीं है, इसके भी कुछ ठीक है मतलब हम देखते हैं कि ज़्यादा अच्छे सिग्निफिकेंस नहीं होते। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 सेपरेट द सेलुलर कंपार्टमेंट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, नहीं ये बहुत टीडियस प्रोसेस है दोस्तों। हर एक चीज़ को आप पहले क्या करो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करो, उसके बाद उसको एनालाइज करो एंटीबॉडी का सहारा लेके, रेडियो लेवल एंटीबॉडी, नहीं ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, कर सकते हो बट ये बेस्ट प्रोसेस नहीं है। उसके बाद टैग द प्रोटीन विद फ्लोरोसेंट अमाइनो एसिड एंड आइडेंटिफाई द सेलुलर लोकेशन बाय द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, ये कर सकते हो कोई बात नहीं है, बट पहले आपको दो प्रोटीन मतलब यहाँ पे बनाने होंगे, एक एंटीबॉडी लाइक प्रोटीन मतलब वहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन, और दूसरा एक प्रोटीन जो हमारा नेटिव प्रोटीन है, जो प्रोटीन हम अंदर भेज रहे हो उसको फ्लोरोसेंटली बाइंड करो, वो जाके उसको बाइंड करेगा, उसके बाद फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर उसको स्टडी करो, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि इन प्रोसेस से हम ये काम नहीं कर सकते हैं, बट बेस्ट टेक्निक हमें पूछा गया है, CSR कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछती है और हमें इसका आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आ रहा है दैट इज अबाउट द प्लेस द रिपोर्टर जीन नेक्स्ट टू द प्रमोटर ऑफ द जीन एनकोडिंग प्रोटीन एंड आइडेंटिफाई द सेलुलर लोकेशन ऑफ द रिपोर्टर जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, when bicoloid messenger RNA is injected at the posterior pole of wild type of Drosophila embryo, which one of the following phenotype is expected, मतलब क्या है कि अगर हम ये होता है उसका एंटीरियर एक्सिस और ये होता है पोस्टीरियर एक्सिस, हमने पहले ही आपको बता दिया कि एंटीरियर एक्सिस पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, एंटीरियर एक्सिस पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाइकॉइड का, ये भूलना नहीं आप, बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। और पोस्टीरियर पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, पोस्टीरियर पे किसका कॉन्सेंट्रेशन, नैनोज का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन बाइकॉइड मैसेंजर आरएनए, अगर हम बाइकॉइड के मैसेंजर आरएनए को पोस्टीरियर पोल के ऊपर अगर इंजेक्ट करते ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, फॉलोइंग फिनोटाइप विल बी एक्सपेक्टेड, अगर इसको यहाँ से निकालने का नहीं है कुछ यहाँ पे बाइकॉइड के मैसेंजर आरएनए को हमें क्या करना है, यहाँ पे इंजेक्ट करना है, तो क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे बाइकॉइड है वहाँ पे हेड बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, हेड बनेगा, और ये रीजन कौन सा होगा, ट्रंक का रीजन होगा, ये रीजन कौन सा होगा, ट्रंक का। तो दो तरफा क्या होगा वहाँ पे, हेड स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियर पोल ओनली, हेड स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियर एंटीरियर ओनली, हेड स्ट्रक्चर एट, ये एट है, एट बोथ पोल्स, सही है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में बाइकॉइड को कहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है, पोस्टीरियर एक्सिस या पोस्टीरियर एंड को ऊपर उसको ऐड कर दिया। अगर जहाँ पे बाइकॉइड को हम ऐड करते हैं इंस्टेड ऑफ नैनोज, तो वहाँ पे क्या होगा, हेड का ही फॉर्मेशन होगा। यहाँ तो पहले से अवेलेबल है एंटीरियर एक्सिस के ऊपर, पोस्टीरियर के एक्सिस के ऊपर हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बाइकॉइड एमआरएनए का क्या किया है, इंजेक्ट किया है, तो दो एंड पे क्या होगा, हेड होगा, और एक क्या होगा वहाँ पे, ट्रंक होगा, तो एब्डोमिनल रीजन यहाँ पे बनेगा नहीं। तो इसके हिसाब से हेड स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियर पोल ओनली नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या आएगा, हेड स्ट्रक्चर एट द बोथ पोल्स, हेड स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियर पोल ओनली नहीं, एंटीरियर पे भी बाइकॉइड अवेलेबल है। आपको ऐसा तो नहीं बताया ना क्वेश्चन के अंदर कि एंटीरियर का निकाल के हमने पोस्टीरियर में डाल दिया, एंटीरियर पे एब्सेंट है, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो यहाँ पे एंटीरियर में अगर बाइकॉइड है तो, और पोस्टीरियर में बाइकॉइड है, दोनों तरफ भी क्या होगा, हेड होगा। हेड स्ट्रक्चर एट द एंटीरियर ओनली नहीं, जब एंटीरियर रीजन में बाइकॉइड हेड बना सकता है, तो बाइकॉइड को हमने कहाँ पे इंजेक्ट किया है, पोस्टीरियर एंड पे, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, हेड हो सकता है। तो इसके हिसाब से दोनों
जवाब गलत हो गया। नो हेड स्ट्रक्चर एट ऑल, नहीं ये भी नहीं, दो तरफ स्ट्रक्चर बनेगा और ये जो एम्ब्रियो होगा यहाँ पे एबनॉर्मली ग्रो करेगा। ये कैसे ग्रो करेगा? एबनॉर्मल ग्रोथ शो करेगा, ये नॉर्मल ग्रोथ होगा नहीं है और ऐसा ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, ऐसा एम्ब्रियो ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, इसका डेथ हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यू विश टू विजुअलाइज मसल फॉर्मेशन इन लाइव जेब्राफिश एम्ब्रियो। आपको क्या करना है? मसल का फॉर्मेशन विजुअलाइज करना है। किसमें? एक लिविंग जेब्राफिश का कोई एम्ब्रियो है। सो यू डिसाइड टू मेक द ट्रांसजेनिक फिश, तो आपने क्या डिसीजन लिया? ट्रांसजेनिक फिश बनाया गया ताकि हमें क्या विजुअलाइज हो जाए कि वहाँ पे मसल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमें पता चल जाए। टू डू दिस यूज अ पीस ऑफ डीएनए, आपको पीस ऑफ डीएनए यूज करना है 5 प्राइम टू द स्टार्ट ऑफ मसल स्पेसिफिक जीन, मसल स्पेसिफिक जीन कंटेनिंग द डैश दिया है यहाँ पे, ऑप्शन से चॉइस करना है। टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर जीन इन द मसल सेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बोल दिया था दोस्तों कि अगर मान लो कि कोई हमारे पास कौन है, जीन है, और यहाँ पे मान लो कि कोई एक प्रमोटर रीजन है, उसके आगे ऑपरेटर रीजन है और ये कौन है? स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट होगा, स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट। और ये जीन किसके लिए काम कर रहा है? मसल स्पेसिफिक जीन है, कौन है? मसल स्पेसिफिक जीन है। मतलब यहाँ से अगर ये जीन एक्सप्रेस होता है तो आरएनए आएगा, आरएनए से प्रोटीन आएगा और वो प्रोटीन कहाँ पे काम कर रहा है? मसल स्पेसिफिक, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है? अगर ऐसे प्रोटीन बन रहे हैं यहाँ पे तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो पार्ट होता है ना जीन का, दैट इज द रेगुलेटरी पार्ट, इट इज द रेगुलेटरी पार्ट होता है ये, और दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा जीन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, किस रीजन में? नेक्स्ट टू द प्रोमोटर, नेक्स्ट टू द प्रोमोटर हमें एक जीन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो प्रमोटर कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट टू द प्रमोटर रीजन कहाँ पे आएगा? कंट्रोल रीजन में आएगा। ये कहाँ पे आएगा? कंट्रोल रीजन में आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन में क्या होना चाहिए? कंट्रोल रीजन, कंट्रोल रीजन होना चाहिए। उसके बाद टू एक्सप्रेस, और हमने बोल दिया था कि हमें किसका यूज करना चाहिए? GFP का यूज करना चाहिए, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। एनिमल के लिए ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। लैक्जेड का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पे, लैक्जेड आगे हम बात करेंगे लैक्जेड के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन रिपोर्टर जीन का अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे? रेगुलेटरी रीजन में, तो यहाँ पे जब भी यहाँ से कोई एक mRNA आएगा तो mRNA के अंदर दो अलग अलग से ट्रांसक्रिप्ट हो गए, मसल स्पेसिफिक होगा और उसके साथ अटैच कौन होगा? GFP का mRNA भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद जब भी प्रोटीन आएगा यहाँ पे तो प्रोटीन के अंदर दोनों भी स्ट्रक्चर हो गए, प्रोटीन के अंदर दोनों भी स्ट्रक्चर हो गए, एक होगा स्ट्रक्चर मसल का और दूसरा स्ट्रक्चर किसका होगा? वहाँ पे GFP का पार्ट होगा, वहाँ पे किसका पार्ट होगा? GFP का। तो आइडेंटिफाई करने में, हमें विजुअलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती यहाँ पर। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल रीजन एंड GFP, कंट्रोल रीजन एंड GFP is the right answer for this question. Next question, question number 19. The process of commitment proceed in which of the following ways? Process of commitment proceeds in which of the following ways? कमिटमेंट का प्रोसेस जो होता है ना, कमिटमेंट, सेल कमिटमेंट में जा रहे हैं। कमिटमेंट रिवर्सिबल भी हो सकता है या इरिवर्सिबल भी हो सकता है। डिटर्मिनेशन जनरली इरिवर्सिबल होता है, कमिटमेंट दोनों भी टाइप का, मतलब टाइप का हो सकता है। तो सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले तो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। कमिटमेंट के दो टाइप आते हैं वहां पे, पहला स्पेसिफिकेशन, उसके बाद डिटर्मिनेशन, और उसके बाद क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो स्पेसिफिकेशन पहले होना चाहिए यहाँ पे, स्पेसिफिकेशन विल बी द फर्स्ट,
देन डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, और उसके बाद डिफरेंशिएशन। डिटर्मिनेशन को ही हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। मतलब डिटर्मिनेशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे डिफरेंशिएशन होना चाहिए वहां पे। मान लो कि हमें क्या करना होगा यहाँ पे, मान लो कि हमें हेयर सेल का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, बॉडी के ऊपर हेयर सेल्स का फॉर्मेशन करना है। तो हेयर सेल के फॉर्मेशन के लिए हमें पहले कौन सा सेल चाहिए, एपिथेलियल सेल चाहिए ना, और उसके पहले उसके कोई स्टेम सेल चाहिए जिसके अंदर क्या होता है, प्लुरिपोटेंसी प्रॉपर्टी होती है। अगर इसको हम पर्टिकुलर सिग्नलिंग देते हैं तो ये क्या होगा, एपिथेलियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और एपिथेलियल को पर्टिकुलर सिग्नल अगर मिल जाए तो क्या होगा, वहां पे हेयर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो पहले तो आएगा स्पेसिफिकेशन प्रोसेस, पहले प्रोसेस कौन सा आएगा, स्पेसिफिकेशन। उसके बाद वहां पे सेल डिटरमाइन हो सकती है, वहां पे सेल क्या हो सकती है, डिटरमाइन, और उसके बाद फाइनली सेल डिफरेंशिएट हो रही है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो अभी जो सेल्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि ब्लड के सेल्स हो, या बोन के सेल हो, मसल के सेल्स हो, या हार्ट के सेल्स हो, या लंग्स के सेल्स हो, या लीवर के हो, या स्पर्म सेल हो, या ब्रेन के न्यूरॉन हो, या ग्लियल सेल्स हो, दीज आर द डिफरेंशिएटेड सेल्स। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन तो पहले सबसे फाइनल में आएगा ना, डिफरेंशिएशन इज अ फाइनल स्टेज होगा। उसके पहले डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ही किसको अलाउ करेगा, डिफरेंशिएशन को अलाउ करेगा, और उसके पहले जो मतलब होता है वहां पे तो जो प्रोसेस होगा दैट इज अबाउट द स्पेसिफिकेशन। सो स्पेसिफिकेशन में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। कमिटमेंट के दो टाइप हम देखते हैं, कमिटमेंट इज ऑफ टू टाइप, एक स्पेसिफिकेशन एंड देन डिटर्मिनेशन। ओके, नाउ बाकी के ऑप्शंस गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस मीन्स दैट, एपिजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर किसी नई चीजों से हो रहा है, वहां पे न्यू मटेरियल सेल का अगर मतलब सेल से न्यू मटेरियल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज अ एपिजेनेसिस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एपिजेनेसिस का सही मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द न्यू मटेरियल इज नोन एज एपिजेनेसिस, दैट इज नोन एज अ एपिजेनेसिस। इसको आप सीधा ऐसे सीधा मतलब याद ही कर लो, रट्टा मारना है आपको, इसका याद रखना है आपको इसको। सो एपिजेनेसिस का सही मतलब क्या होगा, एम्ब्रियो वेयर फॉर्म फ्रॉम द न्यू मटेरियल, दैट इज नोन एज अ एपिजेनेसिस, दैट इज। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 21। Which of the following does not require you to know the gene you want to be study? कौन सा टेक्निक यहाँ पे नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसा पूछा गया है, डज नॉट रिक्वायर्ड टू नो द जीन वांट टू बी स्टडी। तो जिस जीन का हमें स्टडी करना है तो कौन सा टेक्निक यहाँ पे काम में नहीं आएगा ऐसा पूछा गया है। क्या जीन टारगेटिंग हमें काम में आ सकती है, यस हमें ये काम में आ सकती है, बड़े क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और जो आरएनए टेक्निक, यस हमें जिनके स्टडी करना है तो आरएनए इंटरफेरेंस का हम स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें डज नॉट रिक्वायर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एमआरएनए और एक्सप्रेस यूजिंग द माइक्रो इंजेक्शन, ये भी काम आ सकता है बट ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, फॉरवर्ड जेनेटिक स्क्रीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी द, इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी द जीन। एक इंटरेस्टेड जीन को स्टडी करने के लिए हमें जीन टारगेटिंग का यूज कर सकते हैं, हम आरएनए का यूज कर सकते हैं, एमआरएनए और एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द माइक्रो आरएनए इसका भी यूज कर सकते हैं, बट फॉरवर्ड जेनेटिक स्क्रीनिंग हम यूज नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इंडक्टिव इंटरेक्शंस बिटवीन टू सेल्स कैन इन्वॉल्व। इंडक्टिव इंटरेक्शन दो सेल के अंदर जो होते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो ऑप्शन में दी है वो इन्वॉल्व होती है ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हम बात करेंगे सिक्रेशन ऑफ मॉर्फोजन, मॉर्फोजन फ्रॉम वन सेल। क्या इंडक्टिव सिग्नलिंग में, देखिए यहाँ पे इंडक्टिव सिग्नलिंग के बारे में हम पढ़ने में
एक लेक्चर के बारे में, मतलब आइलेंस के इंडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तब हमें पता चलता है कि एक सेल क्या करता है कि कोई सिग्नल को प्रोड्यूस करके रिलीज करता है, उसका एक्सोसाइटोसिस करता है, और दूसरा जो सेल होता है ना उसी सिग्नल को रिस्पॉन्स करता है, दूसरा सेकंड सेल उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है। सिक्रीशन ऑफ मॉर्फोजन फ्रॉम वन सेल, क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। डायरेक्ट सिग्नलिंग बिटवीन द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एंड नेबरिंग सेल्स, डायरेक्ट सिग्नलिंग बिटवीन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एंड नेबरिंग सेल्स, ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि एक सेल से सिग्नल रिलीज करता है तो दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उस सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं या रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो ये बात भी सही है। तो रिसेप्टर ऑफ वन सेल बाइंडिंग एंड सिक्रेटेड मॉलिक्यूल, सही बात है। एक सेल का, अब मान लो कि ये बी सेल है और बी सेल का एक रिसेप्टर है जो ए सेल ने सीक्रेट किया, और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है एक इंडक्टिव सिग्नल है उसको बाइंड करती है, क्या ये बात भी सही है? तो इसके हिसाब से ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, क्योंकि ऊपर दी गई सभी कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। कब? जब इंडक्टिव सिग्नल होते हैं। तो इंडक्टिव सिग्नलिंग में क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल दे देती है, तो दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर को क्या, मतलब वो सिग्नल जाके बाइंड करेगा तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, और ये जो सेल होती है, जो दूसरी सेल रिस्पॉन्डर सेल, तो उस सिग्नल को क्या करेंगे? रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो इंडक्टिव सिग्नलिंग में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है, इंडक्टिव सिग्नलिंग। तो आगे जाके हम आइलेंस के इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर शायद उसके ऊपर ही होगा हमारा। Then question number 24, specialization or the process by which cells become structurally and functionally distinct is known as। मान लो कि सेल का स्पेशलाइजेशन हो रहा है या सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दूसरों से क्या हो रही है, सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? दूसरे से अलग हो रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ऐसी कंडीशन सिर्फ हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सेल के डिटर्मिनेशन। सेल जब डिटरमाइन होती है तब वो सेल क्या होती है? डिफरेंशिएशन भी शो करते हैं। सेल क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन को भी शो करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होगा, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होगा। तो सेल का जीन का एक्सप्रेशन भी क्या होता है? बाकी के सेल से चेंज हो जाएगा। तो सेल का जीन एक्सप्रेशन अगर चेंज होता है तो सेल का फिनोटाइप चेंज होगा। फिनोटाइप चेंज होने से सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अदर सेल से क्या करेंगे? एक अलग सा बिहेवियर शो करेंगे। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंडीशन ऑप्शन में जो दिया है कि उसमें सेल का स्पेशलाइजेशन होता है और सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अदर से, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दूसरों से कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के बाद ही वो क्या होता है? सेल स्पेसिफिक हो जाता है, दूसरे से अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर एंड अलग फंक्शंस भी क्या करता है? सेल रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार थी दैट इज अबाउट द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए मेन चीज कौन होती है? जीन एक्सप्रेशन का चेंज होना। पहले जो जीन एक्सप्रेशन था उसे कोई अलग सा एक्सप्रेशन अब क्या हो रहा है कि जो जीन इनएक्टिवेट थे अब एक्टिवेट होने लगे, जो जीन एक्टिवेट थे पहले कुछ जीन इनएक्टिवेट होने लगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होने से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनना शुरू होता है, और जब प्रोटीन बनने शुरू होते हैं सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के, तो सेल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है और उसके फंक्शन करने का तरीका भी चेंज हो सकता है। दैट इज नोन एज अ डिटर्मिनेशन। यहाँ पे ऑप्शन में आपको डिफरेंशिएशन दे दिया है, बट डिफरेंशिएशन के पहले जो प्रोसेस आता है दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। यार इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है 3 भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं ना। डिटर्मिनेशन को भी क्या कह सकते हैं? डिफरेंशिएशन। बट अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आता है और आपको राइट आंसर पूछा जाता है तो ऐसे टाइम में आपको ऑप्शन नंबर 2 ठीक है ज्यादा करेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन है, बट स्पेसिफिकेशन में सेल रिवर्स भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकेशन में भी रिवर्स होते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि स्पेसिफिकेशन कैन बी रिवर्स प्रोसेस, क्योंकि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, सिंशियल स्पेसिफिकेशन वो प्रोसेस फिर से रिवर्स भी हो सकते हैं। अगर सेल को सिग्नल दे दिया जाए या सिग्नल कट ऑफ कर दिया जाए सेल का इंडक्टिव सिग्नल, तो वो सेल फिर से अपने ओरिजिनल फेट में आ सकती है। जो
फेट चेंज हुआ था वो फिर से क्या कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल फेट में आ सकते हैं। तो यानी कि स्पेसिफिकेशन तो ऐसे नहीं हो सकता। स्पेसिफिकेशन इज नॉट अ फाइनल थिंग विच चेंज द सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन, वो फाइनल नहीं हो सकता। फाइनल हो सकता है डिटर्मिनेशन। एक बार अगर सेल डिटरमाइन हो जाए तब थोड़ा सा मुश्किल होता है एनिमल सेल्स के लिए कि वो अपना ठीक है पुराना वाला फंक्शन भूल के अपने नए फंक्शन में इंटर करते हैं, दैट इज अबाउट द डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन के लिए किसका जरूरी होता है, डिफरेंशिएशन का। नाउ अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, फेट मैपिंग इन 60 सेल स्टेज इन सी अर्जिन एम्ब्रियो shows that mesomer cells, कौन से सेल, mesomer cells which are in the animal pole always gives rise to the ectoderm। मेसोडर्म के जो सेल्स है मेसोमेयर के, जो एनिमल पोल के डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, एक्टोडर्म को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एनिमल पोल डायरेक्टेड जो सेल्स है वहाँ पे वो क्या करेंगे, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यू देन परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब हमको एक्सपेरिमेंट दिए, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यू रिमूव द मेसोमियर्स, आपने क्या किया वहां से मेसोमर को रिमूव कर दिया। कल्चर देम अलोन इन अ डिश एंड सी दैट दे स्टिल गिव राइज टू द एक्टोडर्म, उसको अलग से हमने क्या किया, पेट्री डिश में कलेक्ट किया और हमने ये चेक करने की कोशिश की क्या अभी भी वो एक्टोडर्म को ही प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट, इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यू रिमूव द मेसोमियर्स एंड ट्रांसप्लांट देन एडजेसेंट टू द वेजिटल पोल, उसको वहां से निकाल के एनिमल पोल से निकाल के हमने क्या किया, उसको वेजिटल पोल में उसको प्लेस किया, इस डायरेक्शन में उनको क्या किया, हमने प्लेस किया। तो 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो इन रीजन दैट विल बिकम द एंडोडर्म, जहां पे उसका कन्वर्जन किस चीज में हो रहा था, एंडोडर्म में। अगर एनिमल पोल के ऊपर रख देते हो तो क्या होगा, वहां पे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, और अगर उनको वेजिटल पोल के ऊपर रखते तो वहां पे क्या होगा, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस टाइम यू ट्रांसप्लांटेड सेल्स डेवलप इनटू द एंडोडर्म, यहाँ पे क्या हो गया कि सेल्स अब एंडोडर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन कंक्लूड दैट द मेसोमियर सेल्स एट द 16 सेल स्टेज आर, तो ये कैसे सेल्स हो सकते हैं ऐसा पूछा गया। तो यहाँ पे जवाब में हमें ढूंढना होगा, स्पेसिफाइड पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, स्पेसिफाइड बट नॉट डिटरमाइंड टू बिकम द एक्टोडर्म, सही बात है, यही बात सही हो सकती है। अगर सेल्स स्पेसिफाइड हो जाती है या डिटरमाइन हो जाती है किसके लिए, एक्टोडर्म के लिए, एक्टोडर्म के लिए अगर डिटरमाइन हो जाते हैं तब उनको कहाँ पे भी आप प्लेस कर लो, वेजिटल पोल पे भी प्लेस करो या एनिमल पोल पे भी उसको प्लेस करो, तो वही वो क्या करेंगे, ओनली एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमें तो ऐसे दिखा नहीं ना, 16 सेल का जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं मेसोमेरिक सेल, अगर उनको हम वेजिटल पोल पे मतलब उनको रखते हैं तो एक्टोडर्म के बजाय वहाँ पे क्या आ रहा है, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो सेल स्पेसिफाइड है बट डिटरमाइंड नहीं है, सेल स्पेसिफाइड है बट वो डिटरमाइंड नहीं है, सेल्स आर नॉट डिटरमाइंड फॉर द पर्टिकुलर फेट। अगर वे डिटरमाइंड हो जाते हैं तो उन सेल्स को कहीं पे भी आप प्लेस कर दो, वो सिर्फ क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कराते हैं, वहां पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन कभी होता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बाकी के ऑप्शन पढ़ते हैं। सेल्स आर स्पेसिफाइड बट नॉट डिटरमाइंड टू बिकम द एंडोडर्म, नहीं एंडोडर्म के लिए क्यों यार, पहले तो उनका ओरिजिनल फेट क्या था, एक्टोडर्म का ही फेट था ना, एंडोडर्म कहाँ से आ गया, एंडोडर्म तो नया फेट था उनका। जब हम उसको एनिमल पोल से वेजिटल पोल के ऊपर क्या कर रहे थे, ट्रांसप्लांट कर रहे थे, तब जाके उसका फेट क्या हो रहा था, एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर रहे थे, मतलब ओरिजिनल फेट क्या था उसका, एक्टोडर्म। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर 3 डिटरमाइंड बट नॉट स्पेसिफाइड टू बिकम एक्टोडर्म, नहीं ऐसा नहीं है, डिटरमाइन अगर हो जाते वो, अगर डिटरमाइन हो जाता है
तो एक्टोडर्म से एंडोडर्म बनाते नहीं है वेजिटेबल पोल के ऊपर, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 भी गलत था। बोथ स्पेसिफाइड एंड बोथ डिटरमाइंड, नहीं डिटरमाइन अगर होती, स्पेसिफाइड है बट डिटरमाइंड नहीं है, स्पेसिफाइड है बट डिटरमाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से इंफॉर्मेशन को पढ़िए दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल था इतना, पर इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा अपना कॉन्शियसली थिंक करते हो तो आपको इसे क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which technique provide the information about the mRNA in tissue, mRNA टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से टेक्निक से हमें पता चलेगा। तो इस mRNA मतलब mRNA का यहाँ पे बनना, तो ये क्या हो गया, जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, क्या हो गया यहाँ पे, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। अगर जीन एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है तो एक ही टेक्निक है हमारे पास, दैट इज अबाउट द माइक्रो आरएनए, जीन माइक्रो आरएनए टेक्निक। माइक्रो आरएनए से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, डीएनए माइक्रो आरएनए टेक्निक, जिसे हम क्या पता करा सकते हैं, सेल के अंदर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता कर सकते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, फेट मैपिंग, सदर्न ब्लॉटिंग अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। आगे जाके कहीं ना कहीं इन टॉपिक को हम डिस्कस कर ही लेंगे, बट अभी के लिए हम बता दे रहे हैं आपको कि डीएनए माइक्रो आरएनए इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि डायरेक्टली हम किसे फाइंड आउट करते हैं इस टेक्निक के अंदर, माइक्रो मैसेंजर आरएनए का मतलब हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर माइक्रो आरएनए टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सैंपल के अंदर कौन है, हमारे पास सैंपल के अंदर हमारे पास कौन है, सैंपल के अंदर हमारे पास जो दिखता है वो कौन होता है, जनरली एमआरएनए होता है। और एमआरएनए को फाइंड आउट कर दिया, इसका मतलब क्या है, जीन तो एक्सप्रेस हो चुका है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फेट मैपिंग इन अ फ्रॉग स्पीसीज शोज दैट सेल इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ ब्लास्टेमा स्टेज है, ये ब्लास्टेमा स्टेज, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्लास्टेमा स्टेज, which kept on the original position on the neural medium always develop into the skin, but if its position is shifted and placed near the mesodermal cell, it get converted into the muscles. Based on this information, the cells of the blastula embryo are best described as, ओके तो सेल का फेट मैप हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और फेट मैप के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए ये हमें पूछा गया है कि सेल्स कमिटेड है या डिटरमाइंड है या डिफरेंशिएटेड है, स्पेसिफाइड है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फेट मैप इन फ्रॉग शोज दैट द सेल्स इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ ब्लास्टुला स्टेज विच केप्ट ऑन द ओरिजिनल पोजिशन और द न्यूरल मीडियम इट डेवलप्स इनटू द स्किन। ओके थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रहा है, बट इफ मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह पे आप सेल को प्लेस करते हैं, तो जहाँ पे आप रख रहे हो ना सेल को, मान लो कि आप मॉर्फोजेनेटिक फील्ड लाइक द मसल्स के फील्ड में अगर इसको रखते हो उस सेल को, स्पेसिफिक सेल्स को, तो ये सेल्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, मसल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर आप न्यूरल टिश्यू के पास रखते हो उसको, तो ये न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है। स्किन के मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में रखते हो तो ये स्किन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद सेल का फेट भी अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे सेल कभी डिटरमाइन होते नहीं है, ऐसे सेल कभी डिफरेंशिएटेड भी नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 गलत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर इसी सेल को अगर आप वेरिएबल इन्वायरमेंट में रखते हो, रखने के बाद भी अपना वो ओरिजिनल फेट नहीं भूलती है, तो वो क्या होती है, डिटरमाइंड या डिफरेंशिएटेड होती है। बट इस सेल को अगर आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखने के बाद ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन अगर दे रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ना कि सेल कमिटेड, ठीक है कमिटेड हो सकती है, यानी कि इसका मतलब कि सेल स्पेसिफाइड हो चुकी है, ओनली सेल स्पेसिफाइड हो चुकी है, बट यहाँ पे उसका डिटर्मिनेशन नहीं हो चुका है या डिफरेंशिएटेड भी नहीं है सेल। अगर डिफरेंशिएट या डिटरमाइन होती तो ए सेल बाकी के सेल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, सेल स्पेसिफाइड है या कमिटेड भी कह सकते हो, बट कमिटेड में क्या आता है, डिटर्मिनेशन भी आता है या स्पेसिफिकेशन भी आता है। इसका मतलब क्या है, दिस आर द ओनली स्पेसिफाइड सेल, नॉट द कमिटेड सेल या डिटरमाइंड या डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं हो सकते, दीज आर द ओनली स्पेसिफाइड सेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. The following are important for the setting up the anterior posterior body axis in the ड्रोसोफिला. पिता हो गया यहाँ पे ड्रोसोफिला. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया है हमें. तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए कौन से प्रोटीन यहाँ पे या बॉडी एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए कौन से प्रोटीन लगता है. तो हमने आपको बता दिया कि ड्रोसोफिला के अंदर एंटीरियर एक्सिस पे जनरली कौन होता है, बाइकॉइड होता है. एंटीरियर एक्सिस पे कौन होता है, बाइकॉइड. एंड पोस्टीरियर एक्सिस पे कौन होता है, नैनोज होता है. एंटीरियर एक्सिस पे कौन होगा, बाइकॉइड. एंड पोस्टीरियर एक्सिस पे कौन होता है, नैनोज होता है. तो यहाँ पे बाइकॉइड एंड नैनोज अगर दिया है ऑप्शन में तो वही क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए. ओके, बाइकॉइड एंड नैनोज. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बाइकॉइड एंड नैनोज. उसके बाद पाइप प्रोटीन, कैक्टस प्रोटीन के बारे में आगे बात करेंगे ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट के अंदर. अभी तो सिर्फ हम बेसिकली बात किए थे हमने बाइकॉइड एंड नैनोज के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29. इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है तो बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में. 2 एक्सपेरिमेंट्स वेर कैरिड आउट इन अ फ्रॉग एम्ब्रियो. इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमको क्या दिया है. इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अर्ली गैस्ट्रुला प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडम फ्रॉम द डोनर एम्ब्रियो वाज ट्रांसप्लांटेड ऑनटू द प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस रीजन. स्किन के रीजन पे उसको हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर किया ऑन द एक्सेप्टर एम्ब्रियो. एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे हमने उसको दे दिया. उसके बाद द न्यूरल एक्टोडम डेवलप इनटू द एपिडर्मिस. न्यूरल एक्टोडम किस चीज में कन्वर्ट हो गया, एपिडर्मिस. मतलब एक एम्ब्रियो का न्यूरल एक्टोडम का सेल्स उठा के हमने क्या किया, दूसरे एम्ब्रियो के एपिडर्मिस रीजन में उसको रख दिया. तो वहां पे क्या हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, न्यूरल एक्टोडम का डेवलपमेंट हो गया एपिडर्मिस के अंदर. इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन द लेट गैस्ट्रुला द ट्रांसप्लांटेड प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडम डेवलप इनटू द न्यूरल एक्टोडम इटसेल्फ. अर्ली एम्ब्रियो एंड लेट एम्ब्रियो का एक्सपेरिमेंट है दोस्तों. अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई एक अर्ली एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, फ्रॉग का अर्ली एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, और हम मान रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग से रीजन है, हमारे पास अलग अलग से कुछ रीजन है. मान लो कि इस रीजन से न्यूरल एक्टोडम के सेल्स, इस रीजन में किसके सेल्स है, हम मान रहे कि न्यूरल एक्टोडम के सेल है. अगर इस सेल को हमने यहां से एक्सरसाइज कर दिया, मतलब इसको हमने क्या किया, यहां से एक्सरसाइज कर दिया, और इसको कहां पे रखा, इनको रखा हमने दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर. इसको रखा हमने कहां पे, एक सेकंड एम्ब्रियो के ऊपर यहाँ पे, और उसके अलग से हिस्से में रख दिया जहां पे एपिडर्मिस का रीजन था, एपिडर्मल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, वहां पे रख दिया अर्ली एम्ब्रियो के अंदर. अगर इस चीज को हम, ये कौन सा था, न्यूरल एक्टोडम का फेट बनाने वाला सेल्स था, इसको अगर हम एपिडर्मल फेट के रीजन में रखते हैं, एपिडर्मिस फॉर्मेशन वाले रीजन में रखते हैं, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट में अर्ली एम्ब्रियो में ऐसा अगर करते हैं तो वहाँ पे न्यूरल एक्टोडम ना बनाते, वहाँ पे क्या बना रहे हैं, एपिडर्मिस बना रहे हैं. किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, एपिडर्मिस के अंदर ये कन्वर्ट हो रहे हैं. मतलब कौन, न्यूरल एक्टोडम कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, एपिडर्मिस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. ये हो रहा है किसके अंदर, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर. अगर लेट एम्ब्रियो के अंदर अगर सेम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, लेट एम्ब्रियो के अंदर मान लो कि सेम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 अर्ली एम्ब्रियो स्ट्रक्चर हमने ले लिए, 2 अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर हमने ले लिए. एक था अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ए वाला. अगर हम उसको लेट गैस्ट्रुला कंडीशन में, कौन से कंडीशन में, लेट गैस्ट्रुला कंडीशन में, सेम एक्सपेरिमेंट मान लो कि ये जो सेल्स थे न्यूरल एक्टोडम के सेल्स थे, न्यूरल एक्टोडम, इनको यहां से एक्सरसाइज किया हमने, और एक्सरसाइज करके हमने किस रीजन में दे दिया, दूसरे फ्रॉग के एम्ब्रियो के एक अलग से रीजन में उसको रख दिया. मानो कि ये रीजन कौन सा था, ये रीजन था एपिडर्मल वाला रीजन. तो यहाँ पे अगर इन सेल्स को यहाँ पे डालने के बाद न्यूरल एक्टोडम के सेल्स यहाँ पे
ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर न्यूरल एक्टोडर्म का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था। न्यूरल एक्टोडर्म को अगर एपिडर्मिस रीजन में रखते हैं तो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा था, और लेट कंडीशन में क्या हो रहा है, न्यूरल एक्टोडर्म को अगर एपिडर्मिस रीजन में अगर रख देते हैं, एपिडर्मिस रीजन में, तो वहां पे क्या हो रहा है, न्यूरल एक्टोडर्म का फेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इस पहले एक्सपेरिमेंट में फेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फेट चेंज। इसका मतलब क्या है कि पहले एक्सपेरिमेंट में सेल स्पेसिफाइड है बट डिटरमाइंड नहीं है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिल रहा है, सेल स्पेसिफाइड भी है और डिटरमाइंड या डिफरेंशिएट भी हो चुकी है। सेल स्पेसिफाइड भी है और हम क्या बोल रहे हैं, सेल डिफरेंशिएट भी हो चुकी है, सेल एंड डिफरेंशिएट भी हो चुकी है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस के बारे में क्या दिया है, ऑप्शंस के अंदर उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में देख रहे हैं हम, द अर्ली गैस्ट्रोला शोज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। पहला क्वेश्चन नंबर 29 का, अर्ली गैस्ट्रोला शोज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, दूसरा ऑप्शन अर्ली गैस्ट्रोला शोज द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। तीसरा, द लेट गैस्ट्रोला शोज द सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन। लेट गैस्ट्रोला शोज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्ली गैस्ट्रोला क्या कर रहा है, अर्ली गैस्ट्रोला कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती क्या है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या देखने को मिलता है, हमें रेगुलेटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, रेगुलेटेड ग्रोथ। और रेगुलेटेड ग्रोथ कब आती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब हम अर्ली एम्ब्रियोनी के कुछ सेल्स वहां पे निकाल के दूसरे रीजन में रखते हैं, तो पिछला वाला जो रीजन था वो तो अपने आप क्या करेगा, जो अपना ओरिजिनल फेट है वही बनेगा। जो सेल्स निकल जा रही है वहां पे उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, रेगुलेटेड ग्रोथ कहते हैं। मतलब जो रिमेनिंग सेल्स होती है ना, आइसोलेशन के बाद जो रिमेनिंग सेल्स होती है वो अपने जो सेल्स डिटैच हो गई उनका फंक्शन अगर कंप्लीट करते हो तो दैट इज नोन एज अ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जहाँ पे ग्रोथ कैसे दिखाई देते हैं, रेगुलेटेड ग्रोथ। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए, द अर्ली गैस्ट्रोला शोज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अर्ली गैस्ट्रोला के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एक कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मोजाइक ग्रोथ में या मोजाइक डेवलपमेंट के अंदर। मोजाइक डेवलपमेंट के अंदर एक सिंपल सी बात हम आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को कैसे याद रखें। मान लो कि आप किसी एक ऑफिस में काम करते हो, वहां पे आपके कलीग भी है, ये रहे आप और ये आपके कलीग्स हैं। मान लो कि ये आपके कलीग्स हैं, बहुत सारे वहां पे कलीग हैं। अगर आपने मान लो कि एक दिन का छुट्टी ले लिया, आपके छुट्टी लेने के बाद आपका जो वर्क है वहां पे, अगर आपका कोई एक साथीदार वहां पे आपका वर्क कंप्लीट कर रहा है, मतलब आपके ना होने की वहां पे कोई टेंशन नहीं है, आप ना होते हुए भी आपका काम वहां पे नॉर्मल होता है, तो उसका मतलब क्या है, दिस इज नोन एज अ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे जो ग्रोथ था, ये कौन सा ग्रोथ था, रेगुलेटेड ग्रोथ था। आप वहां से चले गए, आप वहां से जाने के बाद भी आपके जो कलीग्स हैं आपका काम वहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे ही डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटेड डेवलपमेंट। क्योंकि जो पीछे थे वो जाने वाले का क्या करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, तो इसे ही हम क्या कह रहे थे अभी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलता है दैट इज अबाउट द रेगुलेटेड ग्रोथ। ग्रोथ कौन सा होगा, रेगुलेट। इसके अगर अपोजिट हम सोचते हैं, आपके जाने के बाद आपका काम आपका कोई कलीग कर रहा है नहीं, आपका काम वैसे ही वैसे पेंडिंग है, तो क्या उस ऑफिस में जो आपके हिस्से वाला जो काम था वो कंप्लीट हो पाएगा आपके एब्सेंट में, नहीं। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, या ऐसे ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, मोजाइक ग्रोथ। सो मोजाइक का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट। आपके हिस्से वाला काम तो बाकी का बाकी रहेगा ना, जो रिमेनिंग सेल्स है वहां पे वो तो आपका काम नहीं कर रहे। इसका मतलब इसको ही हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस। इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कहते हैं। दिस स्पेसिफिकेशन इज नोन एज
ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। आपके जाने के बाद आपका जो रोल था वहां पे कोई कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cytoplasmic determinant coding for anterior structure of Drosophila embryo if injected elsewhere in the recipient embryo would lead to, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट एनकोडिंग एंटीरियर स्ट्रक्चर, एंटीरियर स्ट्रक्चर को एनकोड करने वाला साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट कौन था हमारे पास, बाइकोइड था ड्रोसोफिला के अंदर। इसको अगर हम इंजेक्ट करते हैं रिसिपिएंट एम्ब्रियो के अंदर तो क्या हो सकता है वहां पे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें यह पता होना चाहिए कि बाइकोइड का फंक्शन क्या था, हेड का फॉर्मेशन करना। अगर किसी रिसिपिएंट एम्ब्रियो में हम अगर बाइकोइड को इंजेक्ट करते तो वहां पे क्या होगा, एक एडिशनल हेड का फॉर्मेशन होगा ना। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोपिक हेड, एडिशनल एक्टोपिक हेड का वहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि बाइकोइड एंटीरियर रीजन में क्या काम करता है, हेड के फॉर्मेशन के लिए तो काम करता है ना। इसके पहले 2-4 बार हमने बोल दिया यही कॉन्सेप्ट कि एंटीरियर रीजन में बाइकोइड का क्या रोल होता है, हेड का फॉर्मेशन ही करना होता है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर एंटीरियर स्ट्रक्चर में बाइकोइड काम करता है तो पोस्टीरियर में कौन काम करेगा, नैनोस। और नैनोस किसके लिए काम करता है, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए तो काम करेगा ना वो। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट that work in the anterior structure of the Drosophila, that will be the bicoid. If we inject the bicoid elsewhere in the recipient embryo, there is the formation of ectopic head, वहां पे क्या होगा, दूसरे हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट तो नहीं होगा, अगर आप बाइकोइड को एक्स्ट्रा इंजेक्ट करते हो तो वहां पे नॉर्मल डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन डीजनरेशन, पूरा का पूरा खल्लास हो जाए, नहीं ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि आप साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट दे रहे हो या यानी कि ग्रोथ फैक्टर कोई वहां पे दे रहे हो, तो वहां पे डीजनरेशन नहीं होगा, वहां पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, अ फिनोटाइप विद द 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। यहां तक तो ठीक है कि 2 हेड्स बनेंगे, यहां तक ठीक है कि कितने हेड बनेंगे, 2 हेड बनेंगे, पर बट वहां पे 2 टेल्स नहीं बनेंगे। वहां पे 2 हेड बनेंगे जरूर, बट 2 टेल्स वहां पे फॉर्म नहीं होंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो जा रहा था ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट द प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ सेल। रेगुलेटेड डेवलपमेंट में प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी क्या हो सकती है वहां पे, ऐसा पूछा गया है। रेगुलेटिव डेवलपमेंट में स्पेसिफिकेशन कौन सा होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो वहां पे आपको इक्वल प्रोस्पेक्टिव फेट देखने को मिलेगा। इक्वल प्रोस्पेक्टिव फेट मतलब जो सेल्स निकल जा रहे थे उनके इक्वल फंक्शन करने वाले कौन से सेल होंगे, जो सेल रिमेनिंग थे। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, आप अगर किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, आपके जाने के बाद आपके जो कलीग है आपके जैसे ही फंक्शन अगर कर रहे हैं वहां पे, आपको कोई फंक्शन पीछे रहने नहीं देते वो। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो कैपेसिटी है तो सेम कैपेसिटी जितना आपके अंदर कैपेसिटी था, उसीलिए तो आपके एब्सेंस में भी आपका काम वहां पे हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल फेट होता है। वहां पे प्रोस्पेक्टिव फेट कैसे होगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर प्रोस्पेक्टिव फेट कैसे होता है, इक्वल देखने को मिलता है। प्रोस्पेक्टिव फेट कैसे देखने को मिलेगा आपको, इक्वल प्रोस्पेक्टिव फेट देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर देखिए
रेगुलेटिव डेवलपमेंट अगर पूछा जाए तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहाँ पे आएगा? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर। इन बातों को अच्छे तरह से समझ लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सब बातें ये। नाउ नेक्स्ट, which of the following is not a step in the therapeutic cloning? थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था वहां पे। अगर किसी अर्ली एम्ब्रियो के कुछ सेल्स हम निकाल के रखते हैं, यानी ब्लास्टुला की सेल, अर्ली ब्लास्टुला की सेल्स, अगर उनको लेबोरेटरी कंडीशन में उनको ग्रो करते हैं तो टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी होते हैं। उसके बाद हम उसको अगर डिफरेंशियल सिग्नलिंग देते हैं या माइटोटिक इंड्यूसर अगर देते हैं तो वो सेल्स अलग अलग सिग्नल के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन्स के मतलब फॉर्मेशन में काम आ सकते हैं। अगर किसी ह्यूमन के अंदर मान लो कि किडनी खराब हो जाए और अगर उसी ह्यूमन के अगर हमने अर्ली ब्लास्टुला के स्टेज अगर कलेक्ट करके रखते हैं और उसको अगर हम स्टिमुलेट करते हैं डिवीजन या किडनी के फॉर्मेशन के लिए, तो वही ऑर्गन अब क्या हो सकता है, काम में आ सकता है। तो यही हमने कॉन्सेप्ट देखा था पिछले लेक्चर में, दैट इज नोन एज अ थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के अंदर। सो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए कौन सा रॉन्ग है ऐसा पूछा गया है। तो थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में क्या होता है, एग्स आर टेकन फ्रॉम द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट के एग हम लेते हैं ऐसा यहाँ पे दिया है, नहीं रिसिपिएंट के एग्स नहीं होते। ये एग्स किसका होता है, रिसिपिएंट का एग होता नहीं है, डोनर का होता है। ये किसका होता है, डोनर का। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा, 1। अ सेल इज रिमूव फ्रॉम द रिसिपिएंट, सही बात है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फॉर्म हो सकते हैं वहां पे, सही बात है ये भी। स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू द डिजायर्ड सेल्स, करेक्ट है। जब हम प्रॉपर सिग्नलिंग करेंगे उनको एक डिफरेंशियल सिग्नलिंग दे देंगे तो एक स्टेम सेल अलग अलग सेल्स में क्या हो सकता है, टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकता है, ये भी बात है। तभी तो हम एक डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन वहां पे करा सकते हैं। सो यहाँ पे बाकी के ऑप्शन तो करेक्ट है यहाँ पे, मतलब थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के हिसाब से एक ही ऑप्शन थोड़ा सा गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, वहां पे एग आर टेकन फ्रॉम द रिसिपिएंट, एग लेने की जरूरत नहीं है। हम किसको कलेक्ट करते हैं, अर्ली ब्लास्टुला के सेल्स कलेक्ट करते हैं। किसको, अर्ली ब्लास्टुला के सेल्स को कलेक्ट करते हैं, एग्स को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। Now question number 33, which of the following is a mismatch regarding the differential cell and marker product, एक सेल और उस सेल का मार्कर। बट यहाँ पे पूछा गया आपको कौन सा मिसमैच हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है ऐसा पूछा गया। यहाँ पे रॉन्ग के बारे में हमें ढूंढना है कि कौन सा रॉन्ग हो सकता है। केराटिनोसाइट्स एपिडर्मल सेल केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये तो सही बात हो रही है, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, रॉन्ग पूछा गया है ना। लेंस सेल क्रिस्टलिन को फॉर्म करते हैं, सही बात है, क्योंकि क्रिस्टलिन से लेंस सेल को क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है। तो इसके हिसाब से ये राइट है, बट क्वेश्चन का जवाब नहीं हो सकता। लिडिक सेल एस्ट्रोजन का मतलब लिडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का नहीं, यानी कि यहीं पे मिसमैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, लिडिक सेल, क्योंकि हेपेटिक सेल हमें पता है कि हेपेटिक सेल किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीरम अल्बुमिन का फॉर्मेशन करते हैं, लीवर के सेल्स। ये बात सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 to 4 अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट करेक्ट है, 3 रॉन्ग था और 3 है हमारा क्या है, मिसमैच है, क्योंकि लिडिक सेल किसको बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सेल डेथ in the interdigital necrotic zone of the autopod is an example of किस चीज का एग्जाम्पल होता है, ये एपोप्टोसिस का एग्जाम्पल होता है। ये किसका एग्जाम्पल होगा, एपोप्टोसिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मतलब क्या है कि बचपन में हमारे जो फिंगर्स होते हैं ना,
फिंगर्स के बीच वाला जो पार्ट होता है एक दूसरे से चिपका हुआ होता है। ये पार्ट क्या होता है, ऐसा एक दूसरे से चिपका हुआ होता है, इंटर डिजिट के बीच वाला। तो इस यहाँ से सेल्स को हटा के नॉर्मल अगर डेवलपमेंट करना है तो उस सेल्स के अंदर क्या करना होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, इन सेल में एपोप्टोसिस इंड्यूस करना होता है। ये सभी सेल के अंदर तभी जाके हमारे फिंगर्स क्या हो सकते हैं कि एक दूसरे से फ्री हो सकता है। तो दिस इज द, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस नहीं, एपोप्टोसिस के बाद जो अपोप्टिक बॉडी बनती है ना उसको मैक्रोफेज क्या करते हैं, खा लेते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। बट वो लेटर वाला फेनोमेनन। नेक्रोसिस का मतलब क्या होगा, एक्सीडेंटल डैमेज होता है। इन्वोल्यूशन एक सेल मूवमेंट है, एक है सेल का मूवमेंट ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन हमें देखने को मिलता है या बाकी कई डेवलपमेंट के मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। तो ये इस क्वेश्चन के जवाब नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, lateral separation of amphibian embryo into the two parts at a 4 cell stage will result in, इसको हमने पहले ही देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कॉन्जॉइंट ट्विंस कह रहे थे, कॉन्जॉइंट ट्विंस। अर्ली एम्ब्रियो को दो पार्ट में अगर आप सेपरेट करते हो वहां पे, तो दो इंडिपेंडेंट वहां पे एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं यूट्रस के अंदर। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज ए क्विसेंट सेंटर इज, क्विसेंट सेंटर हम किसे कहते हैं, देखिए प्लांट के रूट का अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो वहां पे हमें एक सेंटर देखने को मिलेगा, दैट इज अबाउट द क्वेसेंट सेंटर। जो क्वेसेंट सेंटर होता है ना वहां पे एक्चुअली रिलेटिवली स्लो डिवाइडिंग रेट हमें देखने को मिलता है। जो सेल्स होते हैं वहां पे बहुत ही स्लोली क्या करते हैं, वहां पे डिवीजन शो करते हैं। तो इसके हिसाब से हमें आंसर को ढूंढना होगा। पहला ऑप्शन रिलेटिवली स्लो डिवाइडिंग सेंट्रल एरिया ऑफ द रूट मेरिस्टेम, सही बात है, ये यही होता है। क्योंकि आप अगर देखोगे गूगल पे क्वेसेंट सेंटर तो आपको देखने को मिलेगा एक स्लो डिवाइडिंग एरिया होता है रूट मेरिस्टेम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अपाइकल मेरिस्टेम में बोल रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन भी शूट अपाइकल मेरिस्टेम में बोल रहा है, नहीं। हाँ यहाँ पे रूट अपाइकल, अपाइकल में नहीं होता, ये लैटरल मेरिस्टेम में होता है, ये भी नहीं है। हाँ पेरिफेरल ऑफ, नहीं ये तो सेंटर में होता है ना, ये कहाँ पे होता है, सेंटर। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 3 गलत है और 4 भी गलत हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, द मोड ऑफ डेवलपमेंट is which fate of embryo is fixed at a very early stage and prospective potency is equal to the prospective fate is termed as, देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, the mode of development is which fate of embryo is fixed, early age पे ही उसका fate fix हो जाता है and prospective potency is equal to, equal आ रही है, जब equal आती है तो हमने बोल दिया था रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। मतलब कुछ सेल्स निकल जाने के बाद भी उसके पीछे बचे हुए जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स निकल गए उसका फंक्शन अगर कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हर सेल के अंदर इक्वल प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल अगर होती है तो सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज रेगुलेटिव डेवलपमेंट। ये क्या हो सकता है, यहाँ पे रेगुलेटिव डेवलपमेंट आ सकता है। मॉर्फोलॉक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि दिस आर रीजनरेशन प्रोसेस होते हैं। ये कौन से प्रोसेस होते हैं, टाइप ऑफ रीजनरेशन। आगे हम रीजनरेशन के यूनिट में मतलब टॉपिक में उसका डिस्कशन करेंगे, फुल ऑन डिस्कशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द एक्सपेरिमेंटली आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्स अकॉर्डिंग टू देयर फेट, इट इज रेफर्ड टू एज, इट इज रेफर्ड टू एज, दैट इज द मोजाइक डेवलपमेंट। इसको ये क्या कहेंगे हम, मोजाइक डेवलपमेंट। जो डिसाइड है उसके हिसाब से अगर वो डेवलप हो रहे हैं और जो निकल जा रहे हैं उसका फंक्शन जो रिमेनिंग सेल्स अगर नहीं करते हैं, क्योंकि रिमेनिंग सेल्स को ये बता दिया है कि आपको जो बोल जाए वही फंक्शन करना है, जो चले गए उसका फंक्शन नहीं करना है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, मोजाइक डेवलपमेंट। और मोजाइक डेवलपमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलता है।
ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इफ बाइकॉइड mRNA इज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर पोल, जो एंटीरियर में है उसको अगर हम पोस्टीरियर में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होगा? ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप का हेड स्ट्रक्चर एट द बोथ पोस्टीरियर एज वेल एज एंटीरियर। अगर ये वाइल्ड टाइप का है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर पहले से एंटीरियर रीजन में कौन होगा? बाइकॉइड होगा। और हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर रहे हैं? पोस्टीरियर रीजन में भी किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, बाइकॉइड को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हेड बनेगा और यहाँ पे भी हेड बनेगा। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या आएगा? हेड स्ट्रक्चर एट द बोथ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल पे और एंटीरियर पोल पे, दोनों पोल पे क्या होगा? वहां पे हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन गलत जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट इज फॉल्स? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के बारे में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है ये पूछा गया है आपको। फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? पहला ऑप्शन, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली इन द एग साइटोप्लाज्म, ये तो बात सही है, फॉल्स नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि हमें पता है कि एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल में, एनिमल पोल के ऊपर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट कम होते हैं और वेजिटल पोल पे ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया ना। हमें फॉल्स पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, सही जवाब नहीं ढूंढना है हमें। दूसरा, दे प्ले रोल इन डायरेक्टिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म, ये बात भी सही है। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट ही अर्ली ग्रोथ को डायरेक्ट करते हैं, ये बात सही है। उसके बाद दे वेर रिवेल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट विद द डेवलपमेंट पोलैरिटी, सही बात है क्योंकि ये डेवलपमेंट पोलैरिटी भी फॉर्म कर रहे हैं। एक पोल पे ज़्यादा है और दूसरे पोल पे आपको कम दिखाई देंगे। एक पोल पे ज़्यादा है और दूसरे पोल पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम देखने को मिलेगा, ये बात भी सही है। अगर ये तीनों सही है तो रॉन्ग कौन सा होगा? ये, और जो रॉन्ग है वही सवाल का क्या होना चाहिए? जवाब होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मिंग एनिमल पोलैरिटी, नहीं, सिर्फ एनिमल पोलैरिटी के लिए फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं ऐसा थोड़ी ना है। इसका तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? वेजिटल पोल के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द क्वेश्चन सेंटर इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। क्वेश्चन सेंटर अभी हमने बोल दिया था कि प्लांट के रूट के मेरिस्टेम के एक पर्टिकुलर सेंट्रल रीजन में वेयर द सेल डिवीजन का रेट क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है। उसके बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन सेंटर के बारे में। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ऐसा पूछा गया, नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं कि क्या जवाब होगा। दिस ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द रूट मेरिस्टेम, ये सही है बट क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नॉट ट्रू पूछा गया है, ये तो ऑप्शन सही हो रहा है ना, सेंट्रल पोजीशन पे होती है वहां पे। दूसरा ऑप्शन, दिस इज प्रेजेंट इन अपाइकल एंड एज वेल एज लैटरल मेरिस्टेम, सही बात है। रूट के अपाइकल एज वेल एज लैटरल मेरिस्टेम में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, दिस कनेक्ट टू ऑल इनिशियल सेल्स ऑफ रूट मेरिस्टेम, ये बात भी सही है। और जो बात सही नहीं है, दिस इज द मोस्ट एक्टिवली, नहीं, मोस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल नहीं है क्योंकि ये सबसे स्लो होती है वहां पे, सबसे स्लो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वहां पे, ये हमने बोल दिया था, स्लो होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। Now question number 42, the process of epithelial cell formation in leaf starting from the lateral meristem may be referred as, अगर मेरिस्टेम से, अगर लीफ के इपिथेलियल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मेरिस्टेम से लीफ के इपिथेलियल का सेल का फॉर्मेशन हो रहा है
तो इसका मतलब क्या है कि सेल डिफरेंशिएट हो रही है, सेल क्या हो रही है वहां पे, डिफरेंशिएट। ये तो इसका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। देखिए मेरे स्टेम से अगर लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, लीफ के सेल का फॉर्मेशन, तो लीफ तो डिफरेंशिएटेड सेल्स है ना। डी डिफरेंशिएशन, रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये अलग से कॉन्सेप्ट है, हमने वीडियो लेक्चर में उसको कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर दिया है। आप वीडियो को देखिए प्लीज, पिछले वाले वीडियो को। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। मेनी सेल्स इन द body divide only rarely if at all neuron, red blood cells and keratinocyte are extreme example in which proportion of the cell cycle। ओके इस सेल का मतलब हमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स दी गई है यहाँ पे, जैसे कि हम मानते कि न्यूरॉन सेल, दूसरा मैच्योर आरबीसी सेल, तीसरा केराटिनोसाइट्स, केराटिनोसाइट। एक बात याद रखिए दोस्तों, दीज आर द टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये तीनों भी कुछ टाइप के सेल्स है, मसल सेल्स भी आते हैं उसमें। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब ऐसे सेल जिनका डिवीजन होके सेम टाइप के सेल वो नहीं बना सकते, जैसे कि बाकी के सेल में प्रॉपर्टी होती है डिवीजन या माइटोसिस करके खुद के टाइप का सेल्स, मतलब जैसे सेल्स वो नहीं बना सकते। इसका मतलब दीज आर द टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल का जो फेज होता है तो कौन से फेज में रुके हुए होते, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा G1 फेज। आई एम सॉरी, G1 फेज नहीं। 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब 42 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। G0 फेज में, कौन से फेज में हो गए, G0 में दो फेज आते हैं, एक सीनेसेंस फेज होता है उसका और दूसरा होता है क्वेश्चंस फेज। कौन सा होता है, क्वेश्चंस फेज होता है या क्वेश्चन फेज भी कह सकते हो। एम फेज में तो डिवीजन होगा ना, पर यहाँ पे ये जो सेल्स होती है न्यूरॉन, आरबीसी, केराटिनोसाइट्स, बालों के सेल जो हम कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इनका जो फेज होता है तो G0 फेज में क्वेश्चंस फेज में होते हैं। मतलब परमानेंट स्टॉप फेज में होते हैं। सीनेसेंस का मतलब होता है टेम्पररी स्टॉप फेज, मतलब कुछ टाइम के लिए सेल्स रुकती है और पर फिर सिग्नल आने के बाद वो क्या करती है, G0 को एग्जिट करके कहाँ पे जाती है, G1 फेज में जा सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे हम, सीनेसेंस। ये तो सीनेसेंस नहीं होती है, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स क्वेश्चंस G0 फेज में रुकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना है, उनके एक्सप्लेनेशन सुनने हैं, नोट डाउन करना है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा सा परफॉर्म कर पाओगे दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार अगर चैनल देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब सेंड कर दीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही जय हिंद दोस्तों।